Friends and everybody, participants, we welcome our one and one Guruji Shri Girish Ahuja ji to the Pusa Road Study Circle to teach us and apprise us of the provisions of TCS under section 206C inclusive of section 26C0C IH. वैसे तो he doesn't need any introduction, but बात तो वही आ जाती है कि सूर्य को ओके चलो के सर, सामने क्या उसकी क्या हम बात कहें और क्या ना कहें। सदियों से हम साहब के चरणों में है, in be teaching us and he's been an excellent guide and speaker to us on all these provisions. I once again to cut short and hand over to Shri Girish Ahuja ji to proceed on. Good evening friends. Welcome sir. Convener of this Pusa Road Study Circle Sunil Damija ji, founder of course, काम तो सभी वो ही करते हैं, डी फैक्टो तो राजेश अग्रवाल जी हैं सब कुछ के, राजेश अग्रवाल जी, राजीव कोहली जी, मोदित कुमार जैन जी, संजय शर्मा जी भी हर लेक्चर अटेंड करते हैं मेरा, जगजीत सिंह जी वो भी बैठे हैं और वो भी करते हैं, मैंने जब भी देखा जगजीत सिंह जी जरूर आते हैं इसमें। एंड दी अदर डिग्निटीज आपने क्या कनेक्ट कर दिया सर बाकियों को? अभी किया नहीं लगता? कर दिया सर, कर दिया, ओके। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, well friend, I am supposed to talk to you first issues relating to 206C1H which is made applicable from 1st of October 2020 no doubt. मैं चाहूंगा अगर कोई मेरे साथ इस सेक्शन को पढ़े और मैं उसका जवाब उनको जगह जगह रोकूंगा, क्योंकि जब when you read the section or when you read the circular, these are two poles apart. जो सेक्शन में लिखा अगर आप वो पढ़ने लग जाएंगे तो you will not be able to understand anything and you will not be able to do anything. So I would like anybody who can take the responsibility of opening the act and seeing 206C IH, अगर किसी के पास है तो वो पढ़े और मैं उसको एक, मेरे को तो पता है, मैं तो बोल दूंगा, मैं तो अभी बोल दूंगा क्या सेक्शन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई मेरे साथ पढ़े, मैं पढ़ता हूँ तो भी मेरे साथ पढ़े। यदि कोई इसके पास सेक्शन हो तो वो चैट बॉक्स में बोल दे, मैं उसको फिर ऑनलाइन कर दूंगा। अभी मेरे पास एक्ट पढ़ो सामने, मेरे पास एक्ट नहीं है, मैं घर पर हूँ अभी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी बैठी हुई है जगजीत सिंह की, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा एक्सपर्ट है तो इसलिए वो शायद एक्ट खोल नहीं रहा है। जगजीत जी खोल सकते हैं, उनकी लाइब्रेरी दिख रही है, संजय जी की भी है, लाइब्रेरी तो दिख रही है लेकिन वो खोलना नहीं चाहते सर। वर्चुअल पड़ेगा सर, वर्चुअल लाइब्रेरी सर। अच्छा चलो, कोई और किसी के पास है? नहीं तो मैं पढ़ता हूँ, अपने आप पढ़ता हूँ, फिर मेरे को क्या है, लेकिन कोई सामने पढ़ेगा तो मैं उसको रोकूंगा बार बार और फिर बताऊंगा क्या फर्क है। That's why you want. If everybody is not there, then I will read out myself. है किसी के पास एक्ट भाई? अरे खोल लो ना यार, अपने कंप्यूटर में खोल लो, क्या देख लगती है 1206C1H डालो एकदम निकल आए। पंकज महाजन जी कह रहे हैं कि उनके पास है, मैं उनको जरा पंकज महाजन जी को कहो पढ़े, अनम्यूट करें और फिर पंकज जी को मैं लेता हूँ सर। उनको ले लो बाहर, उनकी फोटो भी आएगी सबके लिए। हाँ, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा पंकज जी के लिए भी। आइए पंकज जी, पंकज जी आप अनम्यूट करिए और पंकज जी आप अपना वीडियो भी करिए और फिर बात करते हैं। सर प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। निकल गया सेक्शन, निकल गया? हाँ जी सर। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है? एवरी पर्सन बीइंग सेलर, यही लिखा है जी सर। एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव, मैं कहूंगा वहां रुक जाना, मैं कहूंगा वहां रुक जाना। एवरी पर्सन बीइंग सेलर, आगे बोलो। जी सर। Who receives any amount as consideration for sale of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year. भाई यही रुक जाना, यही रुक जाना। ये देखिए वर्ड क्या लिखता है, एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर। सेलर तो बताना पड़ेगा, मीनिंग क्या है वो बाद में बताते हैं। बीइंग ए सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट, ठीक है ना पंकज जी, एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स
अब देखो ना, कंसीडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू और द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख इन ए प्रीवियस ईयर। यहाँ बातें करता है कि सेल 50 करोड़ से ऊपर, 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन आगे पढ़ना जरा, आगे पढ़ना। Other than the goods being other than goods of 206C1, 206C1F, 206C1G, यही है ना, और goods exported outside of India, right sir? करेक्ट, पढ़ो। At the time of receipt of such amount, collect from the buyer a sum equal to 0.1% of the sales consideration exceeding 50 lakh rupees as income tax. बस आपने कलेक्ट करना है 1% of the sale value, sale consideration exceeding 50 lakh rupees, ठीक है ना जी? Right sir. आप कलेक्ट कब करेंगे? जब कंसिडरेशन रिसीव होगा मोर देन 50 लाख, ये ठीक है ना? लेकिन ऊपर क्या लिख दिया इन्होंने? ऊपर लिख दिया कि सेल वैल्यू ऑफ गुड्स और द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सीड 50 लाख। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि आपकी सेल वैल्यू भी और गुड्स भी 50 लाख से ऊपर हो और कंसिडरेशन भी 50 लाख से नीचे हो? अगर पढ़े तो यही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? जब आ रहा है पंकज जी, पढ़ के देखना क्या समझ में आता है? Every person being a seller who receives any amount as consideration for sale of any goods, receive any amount of consideration for sale of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any. किसकी बात कर रहा है? वैल्यू किसकी बात कर रहा है? सेल की कर रहा है ना, गुड्स की। कंसिडरेशन की वैल्यू थोड़ी होती है, है ना? सेल ऑफ गुड्स वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख इन ए प्रीवियस ईयर। इससे तो ये लगता है 50 लाख की सेल भी होनी चाहिए उस साल में, और नीचे लिखा 50 लाख से ज्यादा पेमेंट आए तो आपको कलेक्ट करना है। यही लग रहा है ना? राइट सर, यही लग रहा है सर, मैं मानती हूँ। जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। गुड्स की बात ये है नहीं, ये है नहीं, उनको फंस गए, ये गलत लॉ बना दिया। अब उन्होंने क्या किया है? सर्कुलर 17 निकाल दिया है, क्योंकि अगर पावर है इनके पास, आगे जाके पढ़िए 206 आई में कि पावर है कि दे कैन इशू गाइडलाइंस। पढ़िए जरा सर गाइडलाइंस से आगे है 206 आई। if any difficulty arises in giving effect to the provisions of subsection 1G or subsection 1H, the board may, with the approval of the central government, issue guidelines for the purpose of removing the difficulty. समझ में आया? गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं, और गाइडलाइंस इन्होंने कर दी सर्कुलर नंबर 17 में, और गाइडलाइंस बोर्ड के, सेंट्रल बोर्ड के अप्रूवल से मिली गवर्नमेंट से, तो गाइडलाइंस बाइंडिंग है आपके पर भी, डिपार्टमेंट के ऊपर भी, ठीक है ना जी? महाजन जी 3 साल वहां पर लिख दिया सर्कुलर नंबर 17 में, सेल को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर देखना है एक्सीडिंग 50 लाख। ये सर गाइडलाइन में लिखा है राजेश जी। जी सर, सेल वेल का कोई मतलब नहीं है। सेल इस साल की हो, सेल पिछले साल की हो, सेल 4 साल पुरानी हो, मुझे नहीं देखना है। मुझे क्या देखना है? अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स कितने के सप्लाई करे मुझे इस साल, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है गुड्स लास्ट ईयर सप्लाई करे हो, मुझे नहीं लेना देना। मुझे तो देखना है इस साल 50 लाख से ऊपर अगर रकम आ गई तो मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है। एम आई राइट? पंकज जी मानते हैं? बिल्कुल, ये सर्कुलर में लिखा है। अगर ये लॉ पढ़ो तो यहाँ पर तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, 50 लाख से ज्यादा सेल भी होनी चाहिए वैल्यू, और नीचे 50 लाख से ऊपर पेमेंट रिसीव करो तो होना चाहिए, अगर लॉ पढ़ो तो। अब लॉ में कुछ और लिखा है, वैसे कुछ और लिखा है। क्लियर हुआ ना सर लॉ में? और अच्छा सर नीचे जाके पंकज जी सेलर की एक्सप्लेनेशन में सेलर की डेफिनेशन पढ़ना। So seller means a person whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the sale of goods is carried out. Not being a person as the central government. आगे छोड़ दो, in which sale of goods is carried out. वो ये कह रहा है पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए। सेल ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट। कौन सी सेल ऑफ गुड्स? अरे सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या वैल्यू लिखी है यहाँ पर? यहाँ वैल्यू नहीं लिखी, सेल ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट। हमारा पिछले साल 10 करोड़ होना चाहिए, इस साल सेल की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। इस साल सिर्फ कंसिडरेशन रिसीव का मतलब है 50 से ऊपर होना चाहिए।
मेरी बात को समझ रहे हैं? जी सर, जी सर। सेलर वो होगा जो पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा, और इस साल ऐसा भी तो हो सकता है राजेश जी, आप मेरा पिछले 19-20 में टर्नओवर 11 करोड़ का है, ठीक है, तो मैं कवर्ड हूं। कब कवर्ड होऊंगा? जब 50 लाख से ऊपर होऊंगा, क्योंकि इस साल पेंडेमिक हो गया और इस साल का टर्नओवर मेरा 9 करोड़ हो गया, तो अगले साल मेरे को नहीं लगना ये सेक्शन, अगले साल नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? अगर 19-20 में 10 करोड़ से ऊपर है तो 20-21 में लगना है। अगर 50 लाख से ऊपर आ गया मैं ले लूंगा, लेकिन 20-21 का टोटल सेल अगर 9 करोड़ हुई, क्योंकि पेंडेमिक है, सेल सबकी कम हो गई है, तो अगले साल 206 ही लगेगा जी? नहीं, क्योंकि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 10 करोड़ होना चाहिए राजीव जी, तो 10 करोड़ प्रीसीडिंग का देखना है, तो ये भी रखना है। हर बार हर साल आपको पिछला टर्नओवर देखना है, पिछला टर्नओवर देखना है। ये नहीं है कि अगला टर्नओवर, पिछला टर्नओवर देखकर और फिर क्या देखना है? मोर देन 50 लाख। अब सुनिए, ये पंकज जी एक्ट आया 1 अक्टूबर से लागू हुआ, लेकिन रिसीट जो देखनी है ड्यूरिंग द ईयर देखनी है, रिसीट ड्यूरिंग द ईयर देखनी है। तो ये हो सकता है कि मेरे को 70 लाख रुपया मिल गया 30 सितंबर तक, मुझे कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट करना, आई डोंट हैव टू कलेक्ट एनी टीसीएस, लेकिन अब 1 अक्टूबर से 1 रुपया भी आएगा तो मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है। एम आई राइट? 1 रुपया भी आएगा। मैंने ये नहीं देखा मेरी सेल कब हुई है, वो सेल को तो भूल जाओ, वो लिखा एक्ट में कुछ और है, लेकिन सर्कुलर कहते हैं सेल वेल नहीं है। पिछले साल का पैसा भी आ सकता है, उससे पिछले साल का पैसा भी आ सकता है। मुझे तो एक कंडीशन करनी है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ और इस साल 50 लाख से ज्यादा है। अगर 70 आ चुका है तो 1 अक्टूबर से मैं ले लूंगा। अगर अविनाश जी वेलकम, अगर 40 लाख आ चुका है तो 10 लाख तक नहीं कटूंगा, और 10 लाख के ऊपर जितना भी आएगा मैं कलेक्ट करूंगा, ठीक है जी? तो वो जो शुरू में जो सेल लिखा है वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गाइडलाइंस में उन्होंने कह दिया कि आपको सेल नहीं देखनी, किस साल की सेल है नहीं देखनी। हाँ, उसके लिए देखनी है सेल कि आप कवर्ड है 2061H में कि नहीं, पिछले साल का टर्नओवर टेस्ट, लेकिन इस साल की सेल नहीं देखनी। और जो 50 लाख से ज्यादा आया उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करिए 0.1%। हाँ, इस साल हम करेंगे 0.075%, वो तो अलग बात है, यही लिखा है ना सर। लेकिन अगर आपका 206C1 या 206C1G या 1F या 206C1F में टीसीएस ऑलरेडी कलेक्ट हो गया तो आपको ये सेक्शन नहीं लगेगा। ये लिखा है ना जी संजय जी? मैंने एक गाड़ी खरीदी संजय जी इस साल, उसकी कीमत है 15 लाख, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसमें टीसीएस कलेक्ट हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। 10 लाख के ऊपर की गाड़ी में टीसीएस कलेक्ट होता है। तो इस वक्त तो मेरे पास कोई वो नहीं होगा, 206V नहीं लगेगा। लेकिन संजय जी, इस कंपनी ने गाड़ी खरीदी 8 गाड़ियां 9-9 लाख की, एक ही कंपनी ने खरीद ली 72 लाख। क्या मेरा कोई टीसीएस कटा था? सब 10 लाख से नीचे था, सभी 10 लाख से नीचे था, नहीं कटा था ना। लेकिन इसमें टीसीएस कलेक्ट होगा 206C1H में, क्योंकि टोटल वैल्यू अगर मुझे 50 लाख से ज्यादा पेमेंट आ गई तो टीसीएस कलेक्ट होगा। क्योंकि अगर मैं 206 के ऊपर की गाड़ी खरीदता तो टीसीएस ऑलरेडी कट जाता, क्योंकि मैंने 10 के नीचे की गाड़ी खरीदी है, लेकिन नंबर ऑफ मेरे अमाउंट जो रिसीव हुआ वो मोर देन 50 लाख हो गया कि 8 गाड़ी खरीदी 50 से लिखो या, तो मुझे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा सर 206C1F जो है संजय जी और अविनाश जी, उसमें लिखा है B2C में कटना है, B2B में नहीं है। B2B की जो गाड़ी है वो अगर बेची है, एक मर्सिडीज बेंज वाले ने अपने डीलर को गाड़ी बेची है तो टीसीएस नहीं कटना है, लेकिन अब कटेगा 206C1H में, क्योंकि 50 लाख से ऊपर पेमेंट आ रही है तो टीसीएस कलेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहले तो लिखा था कि B2B में नहीं है, 206C1F नहीं लगेगा, लेकिन 206C1H में कहां लिखा है? वो तो लगेगा और उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। मर्सिडीज बेंज अगर बेचेगी अपने डीलर को, मर्सिडीज वाले बेचेंगे तो वो डीलर से जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे?
टीसीएस कलेक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 1%। एम आई राइट? मोटर व्हीकल का समझ में आ गया? तीनों तरह के मोटर व्हीकल मैंने कह दिए। एक B2C 10 लाख से ऊपर था, ऑलरेडी कट चुका है, थैंक यू वेरी मच। 2061H नहीं लगेगा। B2B कोई टीसीएस नहीं होता था, अब कटेगा इफ यू रिसीव मोर देन 50 लाख। B2C बट ईच कार लेस देन 8 लाख, लेस देन 10 लाख, और आपको 50 लाख से ज्यादा रिसीव हुआ है तो भी कलेक्ट होगा। ये क्लियर हो गया सर? ये तीनों चीजें तो भी कलेक्ट होगा। अब सवाल जो सबसे बड़ा आता है कि इन्होंने सर्कुलर में लिख दिया है कि जीएसटी जो होगा वो कलेक्शन में लेस नहीं होगा। वो मैंने ही कहा था, वो मेरा ही प्रपोजल था। क्यों प्रपोजल था? कि मुझे टेलीफोन आया रामदेव जी के वहां से सीएफओ का। उन्होंने कहा सर हम एक बिल बनाते हैं और हमारे यहाँ 3 रेट ऑफ जीएसटी हैं, कुछ जगह पर 5% है, कुछ चीजों पर 12% है और कॉस्मेटिक पे 18% है। तो अब हमने एक बिल बना दिया 1 करोड़ रुपए का, अलग अलग जीएसटी चार्ज कर दिया, कहीं पे 5, कहीं पे 12, कहीं पे 18। और संजय जी मुझे पेमेंट आ गई 75 लाख की, तो जीएसटी कौन सा लेस करूं? तो मुझे क्या पता कि 5% वाली पूरी पेमेंट आ गई, कि 12% वाली आ गई, कि 18 वाली आई, कि प्रोपोर्शनेट करूं? मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो मैंने उनको कहा यार क्यों तकलीफ करते हो, सीधा कह दो ना कि जीएसटी के समेत, ताकि कोई क्लैरिटी रहे, सिंपल काम हो गया। अरे सर है कितना अमाउंट? अगर 50 लाख की पेमेंट आती है तो 5,000 रुपए है सिर्फ, और आजकल तो 5,000 रुपए नहीं है, उसका 75% है। 1 करोड़ की पेमेंट आती है तो सिर्फ 10,000 रुपए है, 0.1%। तो उसके लिए ये अलग अलग करो। अरे कितना कंप्लायंस की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए कहा जीएसटी में। और जीएसटी कितना होगा 1 करोड़ पर? अविनाश जी हंस रहे हैं, हंसने की जरूरत नहीं है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए कराया कि देखिए जीएसटी इंक्लूड कर लीजिए। ये वो बात मान गए, लेकिन अब मैंने सवाल पूछा 10 करोड़ जो पिछले साल का है उसमें जीएसटी इंक्लूड करना है कि नहीं करना? मर गए काम। अब क्या करें? पिछले साल के टर्नओवर में करना। हमारा गाइडेंस नोट तो कुछ और कहता है, वो टैक्स ऑडिट के लिए कहता है कि जीएसटी नहीं करना, लेकिन इन्होंने तो अभी कोई सर्कुलर में नहीं लिखा कि हाउ टू कैलकुलेट द टर्नओवर। एक तरफ जीएसटी इंक्लूड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या एक्सक्लूड करेंगे? आप बात को समझ रहे हैं मेरी पॉइंट? एक तरफ तो यहां इंक्लूड कर रहे हैं जब कलेक्शन कर रहे हैं, और पिछली बार के टर्नओवर में जीएसटी इंक्लूड होगा तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो वो इसके लिए मान गए हैं कि क्लैरिफिकेशन देंगे, मान गए कि हम क्लैरिफिकेशन देंगे कि हाउ डू यू कैलकुलेट टर्नओवर लास्ट ईयर फॉर 10 करोड़। ये बॉर्डर लाइन वाले केस है, बॉर्डर लाइन जिसपे जीएसटी करके 10 करोड़ से ऊपर आ रहा है। अगर तो वैसे ही ज्यादा है तो वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जिसका आ रहा है। राजेश जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आया कल, मैंने जब लेक्चर दे रहा था कलकत्ते वाला, कहते जी हम पार्ट सप्लाई करते, कई चीजें सप्लाई करते बड़ी बड़ी कंपनी को, मारुति को, और मेरा टर्नओवर 9 करोड़ है। सर मैं तो मर जाऊंगा, मारुति के गई तो छोटा मैन्युफैक्चरर है, इससे तो खरीदो ही ना, क्योंकि टीसीएस तो इससे तो बिल्कुल ही ना खरीदो, क्योंकि 10 का टर्नओवर ही नहीं है 10 करोड़। तो मैं क्या करूं? टर्नओवर 10 करोड़ तो चाहिए ना, कैसे कलेक्ट करूं? मैं कहा भैया तू कर ले, कोई मना थोड़ी है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो ये परेशान होते हैं जो जीएसटी नहीं पे करते, वो कहते हैं बिल कैसे बनाऊं, इसको तो पता लग जाएगा कि मेरी तो टर्नओवर 20 लाख से ऊपर ही नहीं है। बात को समझ रहे हैं मेरा क्या पॉइंट है? तो इसलिए क्या करते हैं, आप बात समझ रहे हैं कि जो जीएसटी नहीं लगाता तो क्या समझ में आ रहा है, ये छोटी फर्म है, छोटी फर्म है, और वो एक्सप्लेनेशन देता है मैं क्यों नहीं लगाता। कभी कहता मैं दूसरी जगह पार्टनर हूं वहां लगाता हूं, इंडिविजुअल में नहीं लगाता, वो एक्सप्लेनेशन ही देता रहता है। मेरी बात को समझ लिया? मैंने कहा भैया मना कहाँ है, अगर तू देना चाहता है तो दे दे। अगला ने तुमने टर्नओवर पिछला नहीं देखा, कलेक्ट किया है, कंप्लायंस कर ले। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मुझे तो आना है, मेरा टर्नओवर नहीं है 10 करोड़, लेकिन मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी तो मैंने तो औकात बना रखी कि मेरा तो बहुत टर्नओवर है, उनको तो पता लग जाएगा मेरा टर्नओवर ही कम है। तो मैंने कहा तू कर ले, ताकि दुनिया को पता ही ना लगे कि तू टीसीएस कलेक्ट कर रहा है तो तेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर ही होगा। तो ये भी ऐसे भी लोग हैं, आप बात को समझ रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। सो 10 करोड़ का टर्नओवर अगर लास्ट ईयर है
तो इस साल कलेक्ट करना है अगर आप 50 से ऊपर हैं। ये मैंने क्लियर कर दिया। आप टर्नओवर जो सेल बेल को छोड़ दो, किस साल की सेल, इस साल की, पिछले साल की, मुझे कुछ नहीं लेना देना। उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, गाइडलाइंस में लिख दिया, और गाइडलाइंस आर बाइंडिंग बिकॉज सेक्शन 2061I कह रहा है कि गाइडलाइंस हम इशू करेंगे, और उन्होंने गाइडलाइंस इशू कर दिया विच इज बाइंडिंग, एंड देयरफॉर प्लीज कलेक्ट ओनली एट द टाइम ऑफ रिसीट। अब एक प्रॉब्लम आ गई, आपने कैश डिस्काउंट दिया है, सेल रिटर्न हुई है, तो उन्होंने जो अंग्रेजी लिखी है ना वो लोगों को समझ में नहीं आई। लोग कहते हैं इसका मतलब है वो लेस ही नहीं होगा। अरे वो लिखा है देयर विल बी नो इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या है? वो तो ऑटोमेटिकली कम रिटर्न हो जाएगी, तो कम हो जाएगा ना पैसा, पैसा ही कम आएगा। अरे आपने कोई क्रेडिट नोट दिया तो पैसा ऑलरेडी कम आएगा। आप वो समझ रहे नहीं 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 नहीं, नहीं डिस्काउंट लेस नहीं करना है। अरे डिस्काउंट तो ऑलरेडी लेस हो गया अगर आपने दे दिया। अविनाश जी, ये लोगों को समझ नहीं आई अंग्रेजी। लोग कह रहे यार ये क्या है, वो तो लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है जीएसटी लेस नहीं होगा, तो वही नजर आ रहा है कि रिटर्न भी लेस नहीं होगी, वही नजर आ रहा है डिस्काउंट भी लेस होगा। वो गलत है, वहां लिखा देयर इज नो इम्पैक्ट। मैं भी तो ध्यान से पढ़ा, वो इम्पैक्ट का मतलब है क्योंकि आपने तो रिसीट पे काटना है तो अपने आप रिटर्न आई लेस हो जाएगी। आपने क्रेडिट नोट किया तो अपने आप कम पैसे आएंगे, तो इम्पैक्ट होगा ही नहीं। तो देयरफॉर जो आया उस पे काटो, जो क्रेडिट नोट दिया कुछ नहीं होगा, जो रिटर्न आई ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। सब मुश्किल काम हुआ कि आसान हुआ? नहीं सर, एडवांस के लिए आया है वो सर। अरे वो बताता हूँ सर, आता हूँ। पहले ये आसान है कि मुश्किल है कि तो आपने रिटर्न करो, जितनी मर्जी क्रेडिट नोट दो, हमको क्या मना कर रहे हैं? हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जो पेमेंट है उस पर कलेक्ट कर लो, अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना पेमेंट। अगर आप क्रेडिट नोट दोगे तो पेमेंट कम कलेक्ट करोगे, अगर आप कोई डिस्काउंट दोगे तो पेमेंट कम कलेक्ट करोगे, तो इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा करेक्शन पे। करेक्शन को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। अब ये अविनाश जी बोल रहे हैं कि एडवांस पे कलेक्ट करना है। अविनाश जी 48(3) पढ़ा था, उस पे भी 10,000 से ऊपर एडवांस दो परचेज ऑफ गुड्स का, तो वो क्या कहता है? वो भी कवर्ड होगा 48(3) में, बिकॉज इट इज फॉर सप्लाई और परचेज। तो इसमें भी यही है कि आपने एडवांस लोन नहीं लिया है, अगर लोन है तो नहीं, आपने एडवांस लिया है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, और जब आप एडवांस ले रहे हैं फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स तो सप्लाई तो करोगे ही। हमने ये थोड़ी कहा सप्लाई कब करनी है, जो 4 साल पहले सप्लाई करी वो भी ले रहे हैं, और जो अगले साल करेंगे तो वो भी ले रहे हैं, हम तो एडवांस पे लेंगे। इसलिए सिंप्लीफिकेशन है। अविनाश जी कोई दिक्कत नहीं है, अगर एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो ठीक है, ठीक है, आपने कर लिया, अगले साल नहीं करोगे, वो पैसे आप दोबारा थोड़ी आएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत? तो इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये आ रही है, लोग मुझे कह रहे हैं कि हमने तो सॉफ्टवेयर 1 महीना बना के कर दिया और बिल के ऊपर लिख दिया TCS 0.1% हम चार्ज कर रहे हैं। मैं कहा क्या कर रहे हो यार, आपने बिल पे लिख दिया और बिल में आपने चार्ज कर लिया, अगले साल 50 लाख आया ही नहीं उससे, तो क्या होगा? और उससे उसके अगले साल भी 50 लाख आया नहीं, तो वो क्या होगा? आपकी तो अकाउंटिंग गलत हो रही है, आपने तो पहले ही डेबिट कर दिया उसको और फिर अकाउंट करते रहोगे। अरे आपको तो डेबिट पहले डेबिट कर दिया ना पार्टी को, फिर उसका अकाउंट करते रहोगे। बेवकूफी है, बिल में नहीं लिखना। तो क्या करना है? 2 तरीके ही है अविनाश जी। अगर 10 लाख आए तो कितना है? 1,000 रुपया, 0.1 75 पैसे छोड़ दो ना, 1,000 रुपया है जी। तो आप 10 लाख आए हैं तो 9,99,000 जमा कर लो और 1 लाख रुपया GST कर लो। आप कहोगे जी ये तो मेरे पैसे कम हो गए, तो जब डेबिट नोट दोगे तभी भी तो कम हो जाएंगे। अगर आप डेबिट नोट इशू करोगे तो 1,000 का करोगे, और 1,000 का डेबिट नोट इशू करोगे तो वही बात हुई, पैसे तो 2,99,000 ही नेट मिले। तो आपकी मर्जी है, डेबिट नोट इशू कर दो। कई कहते हैं जी रोज हर बार 50 से ऊपर का डेबिट नोट इशू कर दे, कर दो, लेकिन 7 तारीख तक पैसे जमा कराने, ये याद रखना, 7th को ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो आप हो सकता है इकट्ठा डेबिट नोट इशू कर दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, महीने महीने का कर दो इकट्ठा करके, हु स्टॉप्स यू। बट द पेमेंट आपको जो आई है उसमें से एक प्रकार का समझना आ गया TCS तो आपको जमा कराना पड़ेगा 7th तक, चाहे कुछ कर लो। वो कह रहे ये करा क्यों है, क्या जरूरत थी इसकी? सर ये डेटा माइनिंग के लिए किया है, पता लग जाए कि आपने ये ट्रांजैक्शन करी है। क्योंकि देखिए अविनाश जी, ई-कॉमर्स ऑपरेटर में भी आजकल सारे ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेच रहे हैं, हमारा पब्लिशर भी किताबें बेच रहा है,
और आपको पता है जब ये पब्लिशर छोटे छोटे हैं, इनकी किताबों में जीएसटी तो लगता नहीं, वो तो बिल को फाड़ देते हैं। और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पेमेंट ले लें और रिटर्न ना भरें तो वो कहते हैं भाई इनको चेकिंग तो हो गई ना। अब कहाँ जाएंगे? जब टीडीएस काट देंगे 194O में तो अपने आप रिटर्न भरेंगे। ये सिर्फ एक आपके ऊपर एक चेक है कि आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। 194A में टीडीएस कट गया तो, नहीं तो आजकल तो सारे ही पेंडेमिक की वजह से माल कहाँ बेच रहे हैं? अमेज़न में बेच रहे हैं, फ्लिपकार्ट में बेच रहे हैं, उसमें बेच रहे हैं और वो सेल कर देते हैं और आपको पेमेंट दे देते हैं। अब वो आप अगर टीसीएस, क्योंकि गुड्स में कभी टीसीएस होता नहीं था सिवाय वो 206C की आइटमें थी, तो गुड्स में होता ही नहीं था, सर्विस में तो होता था। तो इसका मतलब है वो इनकम ही नहीं दिखाते। तो उन्होंने कहा हमने चेक कर लिया, कहाँ जाओगे, आपका 5 लाख तक की एग्जेम्पशन है सिर्फ, अरे वो भी बहुत छोटे, बाकी को तो एग्जेम्पशन नहीं है ना। द मोमेंट टीडीएस कटेगा अपने आप रिटर्न भरोगे, अपने आप रिटर्न भरोगे। ये आजकल एटीट्यूड बदल गया डिपार्टमेंट का। अविनाश जी, मुझे कोई कह रहा है सर बड़ा अच्छा हो गया, 30 सितंबर की डेट 30 नवंबर हो गई। राजेश जी हुई ना? कौन सी भी असेसमेंट ईयर 1920 की हुई? जी सर। वो आपके फायदे के लिए नहीं हुई है, आप समझ रहे हो, आपका फायदा हो गया। ये डिपार्टमेंट का एक नया तरीका आ गया है। आजकल आपको एक लेटर आता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन करी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इतने अमाउंट की। उसका मतलब क्या है? भैया तूने इनकम दिखाई है कि नहीं दिखाई? मौका है रिटर्न रिवाइज कर ले, इसलिए तो कर दिया 30 नवंबर, कर ले, अभी भी टाइम है। अभी देखना कितने नोटिस और आने हैं, लगातार लेटर आएंगे आपको, लगातार। अभी आ भी रहे हैं कि आपने ये किया है, आपने ये किया है, आपने ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है। तो आपको क्या दे रहे हैं? पहले बता रहे हैं। पहले क्या होता था, 148 आया करता था, बाद में वो इंफॉर्मेशन लेट आती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की, और फिर 148 इशू होता था, उसमें डिस्प्यूट रहते थे। अब डिस्प्यूट की जरूरत ही नहीं है। राजेश जी को चिट्ठी आ चुकी है कि राजेश जी आपने ये किया है, बस कुछ बोला थोड़ी है, या तो जवाब दे दो कि क्या ट्रांजैक्शन की है। तो आपने देखा यार मैंने तो ये इनकम दिखाई नहीं है, तो आप इमीडिएटली रिटर्न को रिवाइज कर दो। तो इसलिए 2 महीने एक्सटेंड किए हैं। ये मत समझ लेना आपके फायदे के लिए किए, अपने फायदे के लिए किए। वो बहुत समझदार हैं कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप भूल गए या ओमिट कर गए कोई इनकम को, तो अभी भी मौका है, कोहली साहब रिवाइज करवा देना, अभी भी मौका है 30 नवंबर तक। आप बिलेटेड रिटर्न में वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो बहुत छोटे छोटे लोग होंगे, वो तो इंटरेस्टेड उन लोगों के लिए है सुनील जी जिन्होंने रिटर्न भर दी ये सोचकर पता ही नहीं लगेगा उनको, और उन्होंने आपको बता दिया ये ट्रांजैक्शन है। अब बता क्या करेगा? डाल दे, ये तो फंस जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? ये एक सैल्यूटरी इफेक्ट है जो उन्होंने कर दिया है। तो माय पॉइंट इज उनका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बहुत स्ट्रांग है, दे आर हैविंग फुल इंफॉर्मेशन, और डेटा माइनिंग के लिए उन्होंने 206C1H यूज कर दिया। तो पहला पॉइंट जीएसटी लेस नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई सेल रिटर्न है तो कर लीजिए, कोई एंट्री करिए जो करते हैं नॉर्मल। कोई क्रेडिट नोट देना है एंट्री करिए, कोई डेबिट नोट देना है एंट्री करिए। मुझे क्या लेना देना डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और रिटर्न से? मुझे तो पता है जो पैसे आएंगे उसका होगा। अब मैंने सवाल पूछा, ए ने बी को, मैंने राजेश जी को माल बेचा और राजेश जी ने मुझे भी माल बेचा, अब क्या होगा? मैंने राजेश जी को माल बेचा 2 करोड़ रुपए का, राजेश जी ने मेरे को माल बेचा 1,60,00,000 का, तो मैं तो पेमेंट सिर्फ 40 लाख ही दूंगा राजेश जी को। मेरे को क्या देने का मतलब है? सेल परचेज दोनों की है। तो अब क्या होगा? 75 लाख कहां से आया, किससे कटना है? वो कहते हैं सर इसका जवाब हम दे देंगे। समझ में नहीं आ रहा, इसको डीम्ड पेमेंट माने कि ना माने। मैंने आपने लिखा ऑफ एन अमाउंट, और बुक एडजस्टमेंट अमाउंट थोड़ी होगा। अब इसका भी क्लैरिफिकेशन आना है, थोड़े दिनों में आ जाएगा। जो आपस में सेल करी, आपस में सेल करी, समझ हो गया राजेश जी? आपस की सेल का आएगा कि क्या चीज आपने करनी है, क्योंकि मैंने आपको 2 करोड़ का माल बेचा, आपने मुझे 1,60,00,000 का माल दे दिया, तो मुझे तो पेमेंट आपसे 40 लाख ही तो लेनी है, 75 लाख तो 50 लाख तो लेनी नहीं है। तो मैं टीसीएस कलेक्ट करूं कि नहीं करूं? या मैं 2 करोड़ पे करूं और आप 1.5 करोड़ पे करें, कैसे होगा? ये तो क्लियर ही नहीं है। कोहली जी मैं ठीक कह रहा हूं ना?
ये तो क्लियर ही नहीं है, ये क्लैरिटी वो देंगे। अब अगला सवाल आया, गुड्स का क्या मतलब है? अब भैया गुड्स की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में है नहीं, तो कहां जाए? हमारा रूल है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट नहीं हो तो किसी और एक्ट में देखिए। अब एक एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है और दूसरा एक्ट वो है आपका जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट। कौन से वाले में जाइए? कौन से एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन देखूं राजेश जी? अरे सर मेरी बात ये है। हाँ बोलिए। सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स, लेकिन मेरा रिलेटिव कौन है? मेरा रिलेटेड पर्सन कौन है ज्यादा? मेरा रिलेटेड पर्सन तो आईडीटी है, इनडायरेक्ट टैक्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो मेरा रिलेटिव नहीं है, अनरिलेटेड है ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो मैंने कहा कि मैं अपने रिलेटिव को पूछता हूं, मेरा रिलेटिव है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में डेफिनेशन है सप्लाई ऑफ गुड्स की। वो सप्लाई ऑफ गुड्स में है सिक्योरिटीज, शेयर्स, बट उसको एग्जेम्पशन दे रखी है। ऐसा नहीं है वो डेफिनेशन में नहीं है, बट दैट हैज बीन गिवन एग्जेम्पशन। सो ये मत समझना शेयर्स और सिक्योरिटीज गुड्स नहीं होती है, बट जीएसटी में एग्जेम्पशन दे रखी है। क्रॉप्स, प्लांटेशन ये होती है, लेकिन ये बातें अलग हैं। गुड्स में डेफिनेशन अगर आपकी है तो गुड्स की डेफिनेशन जो भी लीजिए, शेयर एंड सिक्योरिटी गुड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स हैं, वो गुड्स हैं। आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है? अरे सर सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट में भी होता था, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स होती थी। लेकिन रुकिए, उन्होंने क्या कहा है? सर्कुलर में बड़ा क्लियर कर दिया। अविनाश जी, सर्कुलर में लिखा है, इफ यू आर सेलिंग द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एटसेट्रा, देन यू नीड नॉट डिडक्ट कलेक्ट द टीसीएस। इसका मतलब क्या है? if there is a off market transaction of listed security, or if there is a sale or purchase of unlisted share or debentures and the amount received exceeds 50 lakh, you will have to collect TCS. You have to collect TCS क्योंकि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन पॉइंट सुनिए, मैं सवाल सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये ट्रेडर को लगेगा कि मेरे को भी लगेगा। मुझे किस बात का लगेगा सर? मेरा बिजनेस, ये बिजनेस के लिए आया 2061H फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। मेरे की सप्लाई ऑफ गुड्स बिजनेस है मेरा, ये मैं पूछना चाहता हूं। ये अभी क्लियर नहीं कर रहे भाई। इफ आई हैव सोल्ड, मैं कंपनी में डायरेक्टर, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैंने शेयर बेच दिए अपनी कंपनी के, कहा? दूसरे को। क्लोजली हेल्ड है अविनाश जी, आपको पता है वो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 में लिखा है कि अनलिस्टेड शेयर का जो बेचोगे वो हमेशा कैपिटल गेन होगा, वो कैपिटल गेन होगा, बिजनेस इनकम तो बोला ही नहीं उसको। तो क्या इस केस में टीसीएस कलेक्ट होगा कि नहीं होगा? अब नवराज जी कह रहे नहीं होगा क्योंकि टर्नओवर ही नहीं है मेरा। टर्नओवर ही नहीं होगी ना प्रीसीडिंग ईयर में 10 करोड़ की जी। नहीं, मेरी टर्नओवर है और किसी आइटम की है। कैसे कह दिया आपने? मेरा बिजनेस भी है, मेरा बिजनेस भी है। चलिए, इस गुड्स का नहीं है और तो है मेरे गुड्स। ये थोड़ी लिखा है मेरा पिछले साल का टर्नओवर 15 करोड़ रुपए है, मैं बिजनेस में, मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, बिजनेस भी कर रहा हूं और शेयर में इन्वेस्ट भी कर रहा हूं, और मेरी इन्वेस्टमेंट है, या मेरे शेयर होल्डर हूं मैं शेयर होल्डर हूं किसी कंपनी में और मैंने शेयर बेचे, तो क्या बिजनेस इनकम है? वो होगा सर, होगा सर। कंसीडरेशन तो है, अमाउंट रिसीव्ड कंसीडरेशन ऑफ सेल्स फॉर द सेल ऑफ गुड्स or the sale of the goods or the value exceeding, is it treated as sale of goods? अगर आप पूछें तो है, लेकिन बिजनेस है तो नहीं है। बिजनेस है तो नहीं है, इनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। सर ऐसे तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल बाय द कंपनी के ऊपर भी लग जाएगा। वो सेल नहीं होती, वो सेल नहीं होती है, वो अलॉटमेंट होती है। यू डोंट सेल द शेयर, ट्रांसफर नहीं, इट इज नॉट ए सेल, it is issue allotment of shares. This is not a sale at all. I sell it to you because मैं कंपनी में डायरेक्ट शेयर होल्डर हूं, मैंने आपको शेयर बेच दिए, चाहे मैंने अनलिस्टेड शेयर बेचे हैं, बेच तो सकता हूं ना। तो वो चीज अलग है, वो अलॉटमेंट नहीं है। वो सेक्शन 50 CA कहता है अलॉटमेंट इज नॉट ए सेल ऑफ शेयर। वो जो शेयर मार्केट वैल्यू, वो वाले पॉइंट में आकर अभी भी डाउट है मुझे, क्योंकि बिजनेस है तो होना चाहिए, लेकिन वहां कहीं बिजनेस वाली वर्ड तो लिखा नहीं है, वहां बिजनेस तो लिखा ही नहीं है। तो वहां जाकर एक थोड़ा सा डाउट है।
कि सेल ऑफ गुड्स शेयर्स का है कि नहीं है। मैंने कहा जी इसको भी क्लियर कर दो कि भैया बिजनेस वालों के लिए कि सबके लिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो गुड्स, इट इज ऑल। वो कहेंगे एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। अगर भाई एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड तब होता है ना जब आप इसको सेल बिजनेस मानो। इसको तो बिजनेस मान ही नहीं रहा, क्योंकि आपने खुद इंस्ट्रक्शन दी है कि 2/2016 में कि भैया 29/5/2016 कि इसको बिजनेस इनकम, ये बिजनेस नहीं माना जाएगा, इसको हमेशा कैपिटल गेन माना जाएगा। तो बताओ ना, आ जाएगा, आ जाएगा। चलो ये एक इशू ये भी था। अब आया शेयर्स के ऊपर, मैंने बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी केस में अगर तो पावर एक्सचेंज है, पावर बोला वो जो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो नहीं, लेकिन जो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, BSESC दे रहा है, टाटा पावर दे रहा है, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहा है, जो भी दे रहे हैं, अगर मेरा बिल 50 लाख से ऊपर, बिल नहीं देखूं, नो बिल, पेमेंट मोर देन 50 लाख है, तो TCS कलेक्ट करना पड़ेगा ना उनको, BCS को भी, सबको भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। चाहे वो कलकत्ता सप्लाई है, चाहे गवर्नमेंट है, तो भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बायर में लिखा है कि गवर्नमेंट का नहीं कलेक्ट होना, सेलर में तो ऐसा कोई लिखा ही नहीं है। बायर में लिखा है कि जो बायर होगा, सर आप पढ़ रहे थे महाजन जी, आपने बायर डेफिनेशन पढ़ी थी, वो लिखा है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, पढ़ दीजिए बायर की डेफिनेशन। जी सर, बायर मीन्स अ पर्सन who purchases any goods but does not include the central government, a state government, an embassy, a high commission, legation, commission, consulate, and the trade representations of a foreign state or local authority as, हाँ बोलिए or local authority as defined in the explanation to clause 20 of correct, section correct, 10. correct. अब पढ़ो। Or a person importing goods into India or any other person as a central government may by notification in the official gazette specify हो गया। क्या कह रहा है? अगर बायर सेंट्रल गवर्नमेंट है, बायर सेलर नहीं, बायर सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो TCS कलेक्ट नहीं करना सेलर ने। मैं कोई भी माल सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच रहा हूं, रेलवे को बेच रहा हूं, लेट्स से रेलवे भी तो गवर्नमेंट है, वो तो गवर्नमेंट ही है ना। मैं रेलवे को माल बेच रहा हूं, मुझे कोई TCS कलेक्ट नहीं करना। मैं रेलवे को पेंट सप्लाई कर रहा हूं, मैं रेलवे को पार्ट सप्लाई कर रहा हूं, एयर कंडीशनर सप्लाई कर रहा हूं, रेलवे से पेमेंट आई मोर देन 50 लाख, आई डोंट हैव टू कलेक्ट द TCS बिकॉज रेलवे इज पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई वो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, PSU है, तो करना पड़ेगा ना। मैं इंडियन ऑयल को गुड सप्लाई कर रहा हूं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट तो नहीं है ना, गवर्नमेंट तो नहीं है ना, तो वो बायर है। अगर तो मुझे इंडियन ऑयल से जब पेमेंट आएगी, मुझे TCS कलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से नहीं करना है, ना सेंट्रल से ना स्टेट का। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई अथॉरिटी बनाई है तो वो गवर्नमेंट नहीं होती, उससे तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना मेरे को। गवर्नमेंट ने कोई अथॉरिटी बनाई है, वो गवर्नमेंट नहीं है, तो उसके लिए तो 1046 होता है उनकी इनकम माह, लेकिन मुझे तो कलेक्ट करना पड़ेगा TCS उनसे। इफ इट इज नॉट ए गवर्नमेंट, तो देयर आर मेनी अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब आप बताइए, ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट है? वो अलग बात है कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी मेरे माल खरीदती है, तो क्या करूं? उससे पेमेंट आई, शुड आई कलेक्ट TCS और नॉट? अविनाश जी करना पड़ेगा सर, अगर लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट लोकल अथॉरिटी होती, डेवलपमेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी तो सेक्शन 1020 में डेफिनेशन दे रखी है, उसमें तो लिखा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, उनमें कोई ये कॉर्पोरेशन नहीं है, तो इनका कलेक्ट करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्या करूं? तो बिल्कुल कलेक्ट होगा सर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है नोएडा अथॉरिटी के केस में। मैंने तो बताया ना सर, मैं तो यही बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट नहीं होती, ये गवर्नमेंट नहीं होती। कभी सोचो ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट नहीं है। अविनाश जी, मैंने माल सप्लाई किया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को 70 लाख का, कोई माल उन्होंने मांगा, फर्नीचर मांगा, मैंने उनको 70 लाख का फर्नीचर दे दिया और उन्होंने मुझे पेमेंट करी। TCS कलेक्ट होगा कि नहीं होगा?
श्री राम कॉलेज कोई गवर्नमेंट थोड़ी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई गवर्नमेंट थोड़ी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट नहीं है, यूजीसी भी गवर्नमेंट नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? यूजीसी गवर्नमेंट नहीं है, वो सेपरेट बॉडी है। तो मैं ही कह रहा हूं, मैंने अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई माल दिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी टैक्स नहीं देती, दिल्ली यूनिवर्सिटी टैक्स देती है? नहीं देती। तो फिर क्या करूं? कौन से सेक्शन में जाके करूं? वो तो टीसीएस काट लेंगे बायर से, तो क्या होगा? रिटर्न भरेंगे टीसीएस के लिए वापस लेने के लिए, क्योंकि लोअर रेट का दे नहीं रखा, 197 तो दे ही नहीं रखा इसके लिए, नील रेट है ही नहीं। तो क्या करूंगा? इनको कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा जो एग्जेम्प्ट इनकम वालों का है। अब बात देखिए, मैं कई कई नई नई चीजें ला रहा हूं, ये मेरे इश्यूज हैं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को माल सप्लाई कर रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फर्नीचर मांगा 1 करोड़ रुपए का, उनसे पेमेंट आई और वो पेमेंट के ऊपर मैं टीसीएस काट रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है मेरा तो टैक्स लगता ही नहीं है, मैं तो सेक्शन 1023 3IA में हूं, मेरी तो टोटल इनकम एग्जेम्प्ट है। होगी भैया, मुझे क्या लेना देना? मुझे तो टीसीएस कलेक्ट करना है, या तो गवर्नमेंट उसको माफ करे। कोहली जी समझ रहे हैं? या तो गवर्नमेंट माफ करे, क्योंकि वो गवर्नमेंट नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, एम्बेसी थोड़ी है, वो थोड़ी है। क्या होगा? रिटर्न तो उनकी इनकम माफ है, उसका क्या करूं? सर एक उसका बेनिफिट ले सकते हैं क्या सर, जो 1046 में इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड है सर, उसके सर लिए वो टीडीएस के लिए बोर्ड कहा हुआ का। है, वो टीडीएस के लिए कहा हुआ है, टीसीएस को डालना पड़ेगा ना वो सर्कुलर में। हाँ वो टीडीएस के लिए कहा हुआ है, सर्कुलर में सर मैं बड़ी बड़ी नई नई चीजें नोट कर रखी हैं। मैंने कहा अभी रुक जाओ, मैं 2 लेक्चर दे लूं, फिर देखना कितनी पॉइंट आपको बताऊंगा। तो वो भी आएगा, क्योंकि उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। मैं कहां से जाऊं? फर्नीचर तो खरीदना है उन्होंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी गुड्स तो खरीदते हैं, और इतने गुड्स खरीदे, उसका क्या करूं? समझ में आ गई सर? पेपर तो क्या करूं? पेपर तो टीसीएस कलेक्ट करूं ना करूं? उन्होंने तो रिटर्न भरनी पड़ेगी, रिटर्न तो भरते हैं, लेकिन अब रिफंड लेना पड़ेगा उनको। रिटर्न तो भरते हैं सर, ये बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत बढ़ जाएगा। कंप्लायंस तो बहुत इशू हो गया सर, कंप्लायंस का तो बहुत बड़ा इशू है सर। रिटर्न तो भरती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो तो कंपलसरी है रिटर्न भरना, क्योंकि अब तो 3IAB में भरना जरूरी है, लेकिन रिफंड के लिए तो इंतजार करते रहेंगे। या तो उनको एग्जेम्प्ट करो, नहीं तो रिफंड के लिए करेंगे इंतजार। दिल्ली यूनिवर्सिटी सारे ही करेंगे। अबे जिसकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन उनको तो मुसीबत पड़ गई, और वो गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। क्योंकि मैंने महाजन जी को यही तो कहा, जरा पढ़ दो, इसलिए तो मैंने कहा महाजन जी यहाँ पर कहीं लिखा तो नहीं है ना, अदर देन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़कर कोई ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं लिखा। अब लेकिन ये लिखा हुआ है एज में बी नोटिफाइड, तो हम नोटिफाई करा देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को, हम नोटिफाई करा देंगे ऐसे इंस्टीट्यूशन को, इनका मत काटिए। आप समझ में आ रहा है? इनका कैसे काटोगे? क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, कलेक्ट होगा, वो कहेंगे हम किस बात का दें, फिर हमें रिफंड लेना पड़ेगा। यहाँ पर एज नोटिफाइड लिखा ना उन्होंने। अब एक और पॉइंट आया, अविनाश जी कल पूछ रहे थे, बातें कर रहे थे हम, हाई सी सेल, किसी ने कह दिया कि उस पर टीसीएस होगा। मुझे समझ में नहीं आया क्यों होगा अविनाश जी। एक ए ने माल इंपोर्ट किया, ठीक है जी अविनाश जी, उसने हाई सी पे ही मुझे बेच दिया, तो कस्टम ड्यूटी किसने देनी है? मैंने देनी है, उसने तो देनी नहीं। उस पर कोई सर्विस टैक्स और कोई वैट भी, वो भी नहीं लगता, जीएसटी मुझे देनी है, सब कुछ इंपोर्ट मेरे नाम पे होगा। तो उस केस में क्या ये इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया नहीं माना जाएगा? मेरे हिसाब से तो माना जाएगा, और मेरे हिसाब से इस पे टीसीएस नहीं होगा, हाई सी सेल पे टीसीएस नहीं होगा, क्योंकि गुड्स इज इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। किसी जमाने में सेंट्रल सेल टैक्स में भी यही होता था, हाई सी सेल इज नॉट ए इंपोर्ट इनटू, इज एन इंपोर्ट इनटू इंडिया, हाई सी सेल इज एन इंपोर्ट इनटू इंडिया। So therefore, according to me, अगर हाई सी सेल में कोई माल खरीदे बाहर का जो इंपोर्ट कोई कर रहा है, तो उस केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सर इसमें है ना एक और सपोर्ट है कि सर मैंने आज एक सीएचए से बात करी थी, हाई सी सेल में जो कस्टम ड्यूटी पे होती है, जो हाई सी सेल वाला पर्सन है वो एज ए इंपोर्टर कस्टम ड्यूटी पे करता है इन दी डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। मैंने अभी तो बोला है कस्टम ड्यूटी मुझे देनी पड़ती है,
मैंने तो बोला कस्टम ड्यूटी मुझे देनी पड़ती है, तो मेरा ही भी आप पे इंपोर्ट है, तो आप इसको कैसे कह देंगे? वो कहता है जी सेलर इंडिया का है। अरे सेलर तो इंडिया का, मैं मान लिया सेलर इंडिया का है सर, लेकिन गुड्स तो हमने गुड्स इंपोर्ट बाहर से करें, ये कहा लिखा यू शुड इंपोर्ट फ्रॉम ए पर्सन नॉन रेजिडेंट? ऐसा तो कोई लिखा नहीं है, ऐसा तो लिखा नहीं। अब उल्टा लीजिए, अब लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया पे टीसीएस कलेक्ट नहीं होना। तो मैंने अगर यहां दे दिया, कहां पर, कहां दे दिया? एक्सपोर्ट प्रोसेस और ईपीजेड में, या ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है बोला? अरे मैंने ईओयू में दे दिया, मैंने गिफ्ट सिटी में दे दिया, तो उनका क्या होगा? इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में माल बेचा, स्पेशल माल बेचा, क्या ये एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया है? जीएसटी में कुछ और चीज है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है, यहां पर वर्ड लिखा है शुड बी एक्सपोर्टेड टू ए कंट्री आउटसाइड इंडिया, ये वर्ड लिखा है। महाजन जी यही लिखा है ना? बिल्कुल सर। तो फिर तो ये जो मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दिया, मैंने ये वाले दिए, इस पे टीडीएस कलेक्ट होगा, क्योंकि वो रिटर्न तो भरते ही है ना यार, वो भरनी पड़ती है उनको, तो मैट तो देना ही पड़ता है, एएमटी तो देना ही पड़ता है, उनको एग्जेम्पशन भी लेनी है। तो फिर मैंने क्या कहा, उनके लिए टीसीएस कलेक्ट होगा। अविनाश जी जरूर होगा, जो माल आपने एक्सपोर्ट जोन या ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इनको दिया, ईओ यूनिट वगैरह खत्म, हम तो यही बोलते हैं, तो इनको करना पड़े। और गिफ्ट सिटी में भी माल दिया है तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज नॉट एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। सर वो रिसीट की डेफिनेशन में कवर हो रहा है ना सर, रिसीट की डेफिनेशन में, दैट इज व्हाई वो करना पड़ेगा। हाँ जी मैंने तो बोला, हाँ जी उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो yes, इट इज नॉट एन एक्सपोर्ट टू ए कंट्री आउटसाइड इंडिया, वहां लिखा टू ए कंट्री आउटसाइड इंडिया, वो कंट्री आउटसाइड इंडिया नहीं है फॉर अस, तो करना पड़ेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक तो मैंने ये बताया। अब दूसरी पॉइंट इशू जो आ रहा है मेनली, कि कोई भी आपने माल बेचा और साथ में कोई इंस्टॉलेशन करनी है, और इंस्टॉलेशन का भी बिल बनाया, आपको पता है एक 194C में भी आता है या 194A में भी आता है, क्योंकि इसमें लिखा है सेकंड प्रोवाइजो में कि अगर आपका कोई टीडीएस किसी सेक्शन में कट गया तो उस केस में 206C1H नहीं लगेगा, 206C1H नहीं लगेगा। तो सर आपका टीडीएस कटेगा ही कटेगा, या 194C में कटेगा या 194J में कटेगा टेक्निकल सर्विस का, या 194C में कटेगा। इसलिए टीडीएस कट गया तो वो सेकंड प्रोवाइजो की वजह से आपका कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। अविनाश जी मैंने स्क्रैप बेचा है और 50 लाख से ऊपर स्क्रैप की पेमेंट आई है, टीसीएस कलेक्ट होगा कि नहीं होगा? स्क्रैप बेचा है। अरे अनम्यूट करो सर, ऑलरेडी प्रोविजन है सर उसका, उसमें आपने 206C1 में ऑलरेडी स्क्रैप कवर्ड है और वहां पर टीसीएस कलेक्ट हो गया है, तो अब वहां पर टीसीएस हो गया इसलिए नहीं आएगा। जैसे वहां पर लिखा वुड टिम्बर, अरे वो जो आइटमें हैं वो आइटम पे ऑलरेडी टीसीएस 206C1 में लगता है, इसलिए नहीं कटेगा, नहीं होगा टीसीएस कलेक्ट इस केस में, क्योंकि स्क्रैप अगर आप बेचते हैं होगा 50 से ज्यादा भी, but that scrap is already covered under 206C1, therefore 206C1H will not be applicable for that scrap, will not be applicable for that scrap। ये भी ध्यान में रखना है, जो आदमी दिमाग में आता नहीं है वो नहीं करना है, हमें नहीं करना है, वो नहीं होगा। अगला सवाल आएगा, कोई पूछ रहा है तो मेरे को, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लो। इन द मीन टाइम मैं भी दिमाग में सोच रहा हूं कौन से सवाल और हो सकते हैं, आप भी पूछ लो। है दिमाग में कोई सवाल किसी का? कोहली जी कोई है? सर क्वेश्चन बहुत आए हैं लेकिन मेरी वो लेता हूँ जो सामने मेरे हैं बैठे हुए, उनसे पूछ रहा हूँ। सर हाई सी सेल में क्या है सर, एक क्लाइंट है मेरा गुड़गांव का, वो बेसिकली क्या करता है, अमेरिका से मटेरियल खरीदता है और उसको सीधा श्रीलंका में वो एक्सपोर्ट कर देता है, बट उसकी पेमेंट तो उसको इंडिया में आएगी जब अमेरिका वाला पेमेंट उससे करेगा, उस हिसाब जब मैं श्रीलंका वाला करेगा। सर मेरे पॉइंट सुनो ना, अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया किए हैं तो वो बायर ही नहीं है, अब आप बायर ही नहीं है और सेलर भी नहीं है। सेलर में तो आपने बेचा ही माल बाहर है, सेलर में भी तो बाहर ही बेचा है ना, आप सेलर की डेफिनेशन में आ रहे हैं ना, बायर में लिखा है
कि वो गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। बट रिसीट में कवर नहीं होगा इसका मतलब। रिसीट से क्या ले रहे हैं? ये तो होना चाहिए कि वो आप सेलर या बाहर की डेफिनेशन में आ रहे हैं। पहले सेलर की डेफिनेशन में नहीं आ रहे तो कैसे ले लोगे? वैसे ही बाहर हो गया। ठीक सर दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो सर बिल डिस्काउंटिंग का है। हाँ मैं बताता हूँ। ये जी ने कल मुझसे पूछा था, ये आपको बताने के लिए पूछ रहे थे। आपने बिल डिस्काउंटिंग कर दी जगजीत जी, आपको 90% बैंक ने दे दिया। जगजीत जी कराते हैं ना बिल डिस्काउंटिंग? हाँ जी। क्या ये पेमेंट मानी जाती है बैंक से जब 90%? जी नहीं, ये लोन माना जाता है। इट्स नॉट ए पेमेंट, इट इज नॉट ए कंसिडरेशन, इट इज ए लोन फ्रॉम बैंक। कल वो नहीं देगा तो हमें वापस करना है नहीं करना है? यस सर। अगर वो देता है तो फिर 10% वो मुझे देता है ना। तो एट द टाइम ऑफ रिसीव द पेमेंट फ्रॉम whom? फ्रॉम द बायर। मुझे तब टीसीएस कलेक्ट करना है। बैंक से जो पेमेंट आई उसका टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, बैंक से पेमेंट का नहीं करना। अब ये पूछेंगे फैक्टरिंग का क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन अविनाश जी का है। अविनाश जी ये कह रहे हैं कि कई लोग बिल ही परचेज कर लेते हैं, वो बिल ही परचेज कर लेते हैं, और बिल ही परचेज करके मुझे पेमेंट कहां से आएगी? कहां से बिल परचेज करके आई? कहां से पेमेंट आई बताइए? जिसने बिल परचेज किया सर। मैंने उसको गुड्स बेचा है? नो। क्या बेचा है मैंने? सर उसको तो बिल बेचे है मैंने। एक्शनेबल क्लेम बेचा, वो गुड्स होता ही नहीं। जी जी जी। वो आगे वो जो होगा तो देखे। इसके बारे में मैंने पॉइंट रेज कर दिया है, जवाब आएगा। कुछ चीजों का जब नहीं है हमारे पास, उसका जवाब आएगा। आप इंतजार कर सकते हैं, थोड़े दिनों में और निकालेंगे। सर एक और नया इशू आया है सर, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं किया। आप बोलिए सर। उसमें ये एक क्वेश्चन आया है सर, यहाँ पे ना सर बहुत सारी एजेंसीज है जो आपके बैड डेट्स खरीद लेती हैं। मतलब आपका कस्टमर वो एक्शनेबल क्लेम होता है यार, वो एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम इज नॉट गुड्स। नहीं सर, बट द मनी रिसीव्ड बाय द पर्सन इज एज अ कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स अर्लियर। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि टीसीएस अगर मान लीजिए कलेक्ट हो गया, मान लीजिए, तो क्या उसका बेनिफिट जो ओरिजिनल डेटर्स थे उनको दे या ना दे? देखो बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसका टीसीएस कलेक्ट हुआ, जिसके पैन नंबर से हुआ है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। वो तो आप छोड़ दो, वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पॉइंट ये आ गया इसमें एक्शनेबल क्लेम और ये दूसरी बातों के बारे में, जैसे फैक्टरिंग का है, इसके बारे में आपको जवाब मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जवाब मिलेगा। और सवाल सर अगला एक क्वेश्चन जो वो पूछना है, वो नेट पेमेंट रिसीव्ड, जहां पे मैं सेल और परचेज दोनों कर रहा हूँ। मैंने बोल दिया, आप लेट आए ना सर, उसका जवाब आना है। आप लेट ज्वाइन करते हैं, उसका जवाब आएगा। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो मेरा एक और देखिए सेक्शन तो मैंने कंप्लीट कर दिया है 2061। उसमें कोई और कुछ सेक्शन है ही नहीं। तो 2 प्रोवाइजो लिखे हैं। एक प्रोवाइजो लिखा है कि अगर आप नहीं देंगे तो 0.1 के बदले 1 होगा, और एक सेकंड प्रोवाइजर लिखा है कि अगर टीडीएस कटा है तो उस केस में 2061H होना ही नहीं। भाई इतना ही तो सेक्शन है, और बाकी तो बायर और सेलर की डेफिनेशन दे रखी है, और बायर और सेलर की डेफिनेशन पढ़ दी है। तो सेक्शन तो इतना ही है राजेश जी। अब आपके सवाल है तो जितने मर्जी पूछिए, जितने भी सवाल है पूछिए। बहुत सारे क्वेश्चन है। एक तो यही है कि पैन नंबर अवेलेबल नहीं होगा, टीसीएस कार्ड दिया तो उसका क्या होगा, और टीसीएस कार्ड के जमा नहीं कराया। सर देखिए पेनल्टी का आपको पता है कि इसमें क्या है कि आपने टीसीएस अगर जमा नहीं करा, पहले तो आपने रिटर्न नहीं भरी क्वार्टरली, तो 200 रुपए पर डे का पहले आपने जमा नहीं कराया तो उसके इंटरेस्ट भी आपको देना है। हाँ, अभी तक इन्होंने वो डाला नहीं है कि अगर वो खुद दे देता है पेमेंट तो उसका क्या होगा। ये यहाँ पर ये वाली चीज नहीं है जो वो प्रोवाइजर 2011 है, वो इसमें डाला नहीं है ये वाला। तो वहां भी प्रॉब्लम आने वाली है कि वो कहता है ये कोई पेमेंट किसी अकाउंट की थोड़ी है, ये तो सेल गुड्स की थोड़ी है, ये तो कलेक्शन की है। तो वहां पर भी आकर दिक्कत आएगी कि जो उसने पेमेंट दे दी, क्या पेमेंट दे दी, हमने तो सेल पे, हमने कोई इनकम की टीडीएस थोड़ी है। तो वहां पर ये है नहीं, हमें कराना पड़ेगा जमा। और पेनल्टी है 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपया, मिनिमम 10,000 1 लाख रुपया। और कार्ड के जमा ना कराया तो प्रोसिक्यूशन है,
सीधा ही प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। अगर आपने कलेक्ट करके जमा नहीं कराया, सरकार का पैसा कलेक्ट करके जमा नहीं कराते तो छोड़ेंगे नहीं, सरकार प्रोसिक्यूशन भी करेगी, वो प्रोसिक्यूशन भी करेगी, ये मैं आपको बता दूं। इंटरेस्ट तो पड़ेगा ही, और इंटरेस्ट पड़ता है ज्यादा, 18% अगर कलेक्ट करके ना जमा कराओ। आगे बोलिए सर, व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस इफ पैन नंबर इज नॉट अवेलेबल? 1%, 1%, 0.1 के बदले 1%, वो नहीं है, 1% उन्होंने कंसेशन दे रखा है। 1% आंसर ले लेता हूं सर मैं। हाँ लीजिए लीजिए, फिर सूरज बचेगी तो बताऊंगा। सूरज जी पूछ रहे हैं सर, वेदर रिसीव फ्रॉम जनरेशन बेस्ड incentive GBI based on electricity generation would be liable to TCS under section 2060। सर मैंने कहा ना, एक जनरेटिंग दूसरी जनरेटिंग को दे रही है, वो वाले नहीं है, लेकिन एक मेरे को दे, ट्रांसमिशन वाला जैसे पावर ग्रिड, अगर किसी वो उनसे खरीदता है किसी से, तो मुझे सप्लाई करा जाता है, उस पर कलेक्शन होनी है टीसीएस, और उसमें नहीं होगा जो वन एक्सचेंज टू द अनदर एक्सचेंज वाले आपस में करते हैं सप्लाई, उसमें नहीं होगा टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित जी पूछ रहे हैं, टीसीएस एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल असेट्स? व्हाई नॉट? Is it not goods? Is it not goods? They are goods. All movable items are goods. So क्यों नहीं होगा? प्लांट और मशीनरी में भी होगा, टीसीएस होगा। सीमा अरोरा जी का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ परचेज ऑफ ई बुक्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया वेदर दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल? सर आउटसाइड इंडिया का यहाँ का, ये तो इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया हो गया, फिर आउटसाइड इंडिया यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर यहाँ के कॉमर्स पोर्टल से लेते हैं तो वो वहां पर 194O चला जाएगा, नहीं तो वो आएगा वो जो लेवी जी, इक्वलाइजेशन लेवी याद रह गया, इक्वलाइजेशन भूल गया, इसने इक्वलाइज कर दिया मेरे साथ। 2% लेवी, हाँ जी हाँ, इक्वलाइजेशन लेवी का काम है सर। नेक्स्ट वो एक लिमिट के बाद है ना इक्वलाइजेशन लेवी, इतने छोटे अमाउंट पे थोड़ी इक्वलाइजेशन लेवी है। चलिए आगे बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है के सोमानी जी का, बिल ब्रांच ट्रांसफर इंक्लूडेड इन सेल्स ऑफ? सर इस ब्रांच जीएसटी छोड़ दीजिए, अकाउंटेंसी में क्या सेल होती है ये? अरे जीएसटी की बातें छोड़ो ना, जीएसटी का तो पर्पस कुछ और है, क्योंकि वो एक सेंटर दूसरा सेंटर स्टेटें अलग अलग हैं, लेकिन इनकम टैक्स तो नहीं है ना ऐसा। नो, इनकम टैक्स एक ही लगता है, स्टेट वाइज थोड़ी है, कोई स्टेट का वैट है उसमें, है वो कुछ नहीं। ब्रांच ट्रांसफर इज नॉट ए सेल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग पेमेंट फॉर ब्रांच, कोई मतलब नहीं है ना, कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ बिलिंग विल बी डन इन टीसीएस 206C1H? क्वेश्चन बढ़िए दोबारा। हाउ बिलिंग विल बी डन इन टीसीएस? मैंने बता तो दिया, आप बिल में नहीं लिखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगले साल वो पेमेंट आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, बिल में मत लिखना। बिल में ये नीचे नोट दे दो, आफ्टर रिसीट ऑफ 50 लाख इन अ ईयर वी विल कलेक्ट 0.1%। अब जब पेमेंट आई, दो तरीके हैं, या तो उसको बोल दो कि हम इसमें से 0.1% काट के बाकी जमा करेंगे आपके अकाउंट में, और बात वो बोल दो। नहीं बोलोगे तो डेबिट नोट दो और उसकी कलेक्शन करो, दो ही तरीके और कोई तरीका नहीं है। रोहित जी का क्वेश्चन है। हाँ अविनाश जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ अविनाश जी बोलिए प्लीज। अविनाश जी। सर इसमें क्या हुआ है सर, एक तो मैं थोड़ा जस्ट अपडेट कर रहा हूँ मेंबर्स को। सर जो BACS और जो टाटा पावर दिल्ली की जितनी डिस्कॉम है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो इस जैसे ही 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट रिसीव होगी, वो TCS अपनी जेब से जमा करेंगे और अगले बिल में लगा के देंगे। वो एक ही बात हुई, और डेबिट ना हो अगले बिल में। मतलब दिस इज दे हैव डिसाइडेड। दूसरा यही सेम ट्रीटमेंट NTPC पावर और पावर ग्रिड और अदर पावर जनरेटिंग यूनिट ने भी किया है। कलेक्ट करेंगे पिछले पेमेंट का, अगले का थोड़ी, पिछले पेमेंट का करेंगे। नहीं सर, जो अब पेमेंट आएगी उसके ऊपर TCS अपनी जेब से जमा करा के अगले बिल में दे देंगे। अगले बिल में आपसे पिछले अमाउंट का कर रहे हैं ना, बिल का थोड़ी कर रहे हैं, पेमेंट का कर रहे हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है कि जो बड़ी कंपनियां हैं जो SAP यूज कर रही है, SAP सिस्टम यूज कर रही है, SAP ने जो अभी तक पैच दिया है या जो इसको इनकॉर्पोरेट किया है सर, उसने क्या किया, वो बिल के अंदर ही लगा के दे रही है। तो जितनी कंपनीज हैं जो SAP यूज कर रही हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो आपका रिलायंस हो, चाहे कोई भी कंपनी हो सर, जो SAP यूज कर रही है ना, वो बिल में लगा के दे रही है। मेरा पॉइंट समझे अविनाश जी, 1 करोड़ रुपया 10,000 रुपया TCS,
तो क्या करेंगे? बिल पे लग दिया 1,10,00,000 मिला दिया, मान दिया। अब उसके बाद पैसे अब क्या करेंगे सर? ये एंट्री क्या करेंगे पहले? सेल की, मैं बता रहा हूं सेल की एंट्री। सर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का बिल है, 18 लाख रुपए का जीएसटी है उसपे, अज्यूमिंग, और उसके ऊपर मैं एक राउंड फिगर में ले लेता हूँ 1 लाख रुपए का टीसीएस है। 1 लाख नहीं है, करोड़ पे 10,000 रुपए है। 10,000 बोल, 10,000 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो सर वो क्या कर रहे हैं, सैप क्या कर रहा है आज की डेट में सर? जो 1 करोड़ रुपए है उसको तो ले रहा है पार्टी लेजर में, जीएसटी अमाउंट जीएसटी में लेके जा रहा है क्रेडिट में, और पार्टी को जीएसटी क्रेडिट में लेके जाएगा, और प्लस उसको पेबल में लेके जा रहा है, और उसको कलेक्शन में। सर जो टीसीएस का अमाउंट है सर, उसको एक कलेक्शन अकाउंट क्रिएट कर रहा है, उस कलेक्शन अकाउंट में लेके जा रहा है, बट वो रिकवरेबल नहीं है, पेबल नहीं है। जब पेमेंट आएगी तो इस कलेक्शन अकाउंट से ऑटोमेटिकली एंट्री शिफ्ट होके टीसीएस पेबल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, और उस पेबल अकाउंट से फिर वो जो है सरकार को पे करेंगे। दिस इज व्हाट सैप इज प्रोवाइडिंग। आप 1 मिनट रुकना, मैंने आपकी एंट्री करी 1,18,00,000 प्लस 10, 1,28,00,000, तो मैं डेबिट करूंगा 1,28,00,000 पार्टी को। बिल्कुल, पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा। 1,28,00,000 मैंने लेना है, 1,28,00,000 क्रेडिट करूंगा सेल 1 करोड़, जीएसटी 18,000, वो ये 18 लाख, और टीसीएस 10,000, ऐसे ही करोगे ना? अब यही कहना चाहते हैं ना, टीसीएस 10,000, 1,18,00,000 आ गया टीसीएस मेरा अब पेबल आ गया, ये पड़ता रहेगा, इसको देना तो है नहीं, इसको देना तो है नहीं। मेरे अकाउंट में पेबल दिख रहा है, देना है नहीं, देना नहीं है ना, पेबल है। देना कब है? मेरे को पेमेंट आ गई, पिछले बिल की आ गई, अभी नए की नहीं आई, पिछले बिलों की पेमेंट आ गई, 40,000 रुपया मैंने जमा कराना है। वो मैंने डेबिट तो किया ही नहीं हुआ, वो वाला 40,000 रुपया पुराने का पेमेंट आई है, मैंने कहाँ डेबिट किया? उन्होंने क्या किया है सर, 1 अक्टूबर का वन टाइम एक अलग से ले लिया। 1 अक्टूबर को जितने भी आउटस्टैंडिंग थे सबका डेबिट नोट रेज कर दिया उन्होंने। जो मेरी आउटस्टैंडिंग थी उसका सबका उन्होंने डेबिट नोट करके पहले ही डाल दिया टीसीएस उनसे लेने के लिए। 1 अक्टूबर को डाल दिया उन्होंने। अब देख रहे हैं 50 लाख से, और अब आप देख रहे हैं सर क्या किया है? पहले तो उन्होंने पूरा डेबिट करके पार्टी को डेबिट कर दिया है, आपने क्या किया? टीसीएस को क्रेडिट कर दिया और पार्टी के नाम पे पहले ही डाल दिया। आपने 10 करोड़ रुपया लेना है, पहले ही वहां पर 1 अक्टूबर को ही पहले निकालोगे। 30 सितंबर को लेना कितना है? निकलेगा ना, 30 सितंबर को निकालो कितना लेना है, वो निकाल कर आपने पार्टी को 0.1% डेबिट कर दिया। कर दो, आपकी अकाउंटिंग एंट्री है, लेकिन इनकम टैक्स को कोई लेना देना नहीं है। अकाउंटेंसी में आपने मुफ्त की एंट्री क्रिएट कर दी, कर दी ना। सर अकाउंट तो टैली होगा नहीं ना, अदर पार्टी है वो तो क्रेडिट नोट उसने डाला नहीं, हमने डेबिट नोट डाल दिया। उसका अकाउंट जवाब दे, अविनाश जवाब दे, फिर मैं दूंगा। सर वो जैसे ही मैंने उसका डेबिट नोट रेज किया, वो पार्टी को वो लेगा डेबिट नोट, एंट्री करेगा, करेगी ना अपना डेबिट नोट उसको। सिमिलरली जब मैंने बिल दूंगा जिसपे टीसीएस लिखा हुआ है, वो सामने वाली पार्टी जब अपने आप बुक करेगी तो टीसीएस भी बुक करेगी प्रोविजनल अकाउंट में, करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर, मतलब ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सर, अदरवाइज बहुत मुश्किल से ट्रैक हो पाएगा ये। क्यों नहीं ट्रैक हो पाएगा? मैं डेबिट नोट इशू करता पूरे साल, महीने का जो आया और उसका पेमेंट आ गया, उसको डेबिट कर दिया, मेरे को अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। मान लो मेरे पास पैसे, मैंने डेबिट नोट रेज कर दिया, अक्टूबर के महीने में जितना पैसा आया मैंने डेबिट नोट रेज कर दिया, वो पैसा मेरे पास दिसंबर में जाके आया, उतने टाइम तक अपनी जेब से देना पड़ गया ना। तो अभी भी जेब से देना पड़ गया, अभी भी जेब से देना पड़ गया यार। तो वही समझते हैं, उसने पैसे 2 करोड़ दिए तो 2 करोड़ दिए तो उसमें से उसने जोड़ दिया, वो तो एक ही बात है सर। हम उतने पैसे कम रिसीव कर रहे हैं। पॉइंट बता क्या है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो अपने डेटर बना के दिया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो डेटर 50-50 लाख का हमेशा ही? अरे आप एमएसवी की बात करो ना, क्या पता 50 लाख रुपए देंगे कि नहीं देंगे। अरे बड़ी मुश्किल है सर। आप तो बड़ी बड़ी पार्टियों की बात कर रहे हैं कि जहां पर तो होता ही 50 से, उनकी हो सकता है मेरी सिर्फ 15 पार्टी 50 लाख से ऊपर हो, बाकी मेरी 50 लाख से ऊपर आई नहीं, तो मैं क्या करूं? क्या करूं बताओ? पहले 15 लाख का वो करूं, सिस्टम में डालूं,
और दूसरी कोई और पार्टी आ गई जिसका 50 से ऊपर हो गया तो एक और मुसीबत शुरू कर दी। अकाउंट रिकंसाइल ही नहीं होगा, ये पेबल ही खड़ा रहेगा, अकाउंट रिकंसाइल ही नहीं होगा कभी ये। और वो कर नहीं, वो उनका हो जाता है, वो दोनों बड़ी हाई लेवल की कंपनियां हैं, तो उनके हिसाब से अकाउंट वो भी एंट्री करेंगे, वो भी एंट्री करेंगे, टैली तो हो जाए। लेकिन ये बड़ी लेवल की कंपनियां कर सकती हैं, मीडियम एंड स्मॉल के बस का नहीं है सर। क्वेश्चन बस का नहीं उनको। चलिए आइए क्वेश्चन आंसर लेते रहिए, भी तो पॉइंट जरूरी था सर, ये भी रोहित सोमानी जी का क्वेश्चन है सर। सर शुड वी कलेक्ट टीसीएस ऑन सेल टू बार्क BARC? BARC क्या होता है बार्क? सर डिक्शनरी देखो जरा, मेरे को बार्क का पता नहीं है। सेंटर सर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बताइए, अब मुझे याद रखना पड़ेगा बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। अब बताइए, ये देखिए, ये सोचते हैं कि हमारे सारे हमें याद है। और भैया इंप्रेशन मत मार, और मैंने शुरू कर दिया ना इनकम टैक्स में ऐसा, तो फिर मारा जाएगा। मैं को बता दिया, बार का पूरा नाम बोल यार, बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर क्या गवर्नमेंट है? मुझे बता दे, वो अलग एग्जेम्पशन है तो बताएगा, वो नोटिफाई करेंगे, लेकिन क्या गवर्नमेंट है बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर? मेरे को तो नहीं लगता गवर्नमेंट। जी सर। अरे हमने यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल यहाँ पर है। यूनिवर्सिटी भी तो है, यूनिवर्सिटी जो दिया है उसका क्या होता है, वो कुछ टैक्स थोड़ी देती है, लेकिन कलेक्ट तो करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि वो गवर्नमेंट थोड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी है, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अंकुर जी का है, 2 under 1 pen sell goods to A Limited rupees 30 lakhs and rupees 40 lakhs respectively. Both units have separate 10 number. Is TCS applicable? क्या दोबारा बोलिए? 10 unit नंबर से क्या लेना देना है? सेलर की बात कर रहे हो ना आप? सेलर का 10 नंबर चाहिए, बायर का थोड़ी चाहिए, बायर का तो पैन चाहिए। कलेक्ट करने वाला सेलर है, कलेक्ट करने वाला बायर थोड़ी है। पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही दोबारा पढ़ना, क्या सवाल था सर? यूनिट ट्रांसफर है सर, ब्रांच ट्रांसफर है ये। नहीं पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही तो। चलिए आगे बोलिए, फिर बाद में कर लेंगे। चलो आगे बोले सर। सर ये क्वेश्चन है, एक पार्टी है उसके दो जगह से सर क्वेश्चन लो। हाँ लो ना यार, मैं खड़ा हूँ, कोई और बोल रहा है। कोहली साहब बोल रहे हैं ना? अच्छा कोहली साहब बोल रहे हैं। नहीं, मैं क्लैरिफाई कर रहा क्वेश्चन को, बिकॉज़ how to collect TCS if payment of last year is received and now no sale is being made to that buyer? तो फिर क्या हुआ? पेमेंट से कलेक्ट करनी है, सेल करो ना करो, पेमेंट 50 लाख से ऊपर होगी, आप कलेक्ट कीजिए, मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? आपकी ड्यूटी कलेक्ट करना है, और ये मैंडेटरी है। वो ये नहीं कह सकता मैं नहीं देता, लॉ तो लॉ ही है, आप उसके पैसे कम जमा करेंगे, वो मैं क्या करूं, वो तो देना पड़ेगा उसको। आदित्य जी के क्वेश्चन है सर, व्हाट हैपन if I sold the goods of rupees 60 lakh to Mr. A, but there is a sale return of 20 lakh. Now I तो क्या हुआ? तो आपका पेमेंट आनी 40 लाख है तो होगा ही नहीं। बात ही खत्म हो गई। ये तो मैंने क्लियर करा ना कि इट हैज नो इम्पैक्ट। ये लोगों के दिमाग में उल्टा था कि वो रिटर्न लेस नहीं करनी। अरे रिटर्न तो लेस ही होगी, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कलेक्शन पे। कलेक्शन तो 40 की, अरे कलेक्शन तो 40 की होगी, तो क्या हो गया? 40 की कलेक्शन है, बाकी में नहीं कटेगा, नहीं होगा, क्योंकि 20 का क्रेडिट नोट दे दिया का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भावेश जी का है, if goods worth rupees 60 lakh and interest on late payment paid rupees 20,000 on which TDS deducted under section 194A. अपने आप जवाब दे रहे हैं, जिस पे TDS कट गया उसके ऊपर कलेक्ट ही नहीं करना, अपने आप जवाब दिए जा रहे हो आप। वो तो मैंने बताया था सेकंड प्रोविजो, wherever TDS has been deducted you have not to collect। जवाब तो अपने पास है। Next question, if reimbursement of expenses included in receipt and amount, what reimbursement in sale of goods? What is the reimbursement in sale of goods? मेरे समझ में नहीं आया। सेल ऑफ गुड्स में क्या रिइंबर्समेंट होना है? सर रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। और सर किस चीज के सेल ऑफ गुड्स में? सिर्फ फ्रेट का रिइंबर्समेंट हो सकता है ज्यादा ज्यादा। जी जी जी। और कौन से होंगे यार रिइंबर्समेंट? तो ठीक है, सेल ऑफ गुड्स है तो वो तो सर्विस अलग है, उसमें भी क्या है? फ्रेट का है तो क्या? हाँ, गौरव अग्रवाल। और फ्रेट में भी TDS कटा होता है।
I sell goods to a new buyer for 1 crore. Buyer made payment after 10 days. I did not include TCS in invoice. No further dealing with buyer. How will collect TCS now? पेमेंट लेते हुए पहले कलेक्ट करना, उसको ला पता होना चाहिए। पेमेंट करते हुए केस में क्या दिक्कत है? उसको भैया तुम्हारी पेमेंट है, एक को पहले टीसीएस दे, इतना अमाउंट जमा करने, आगे परचेज नहीं करनी तो हम क्या करें? उसे परचेज करते करोगे। अरे जीएसटी, अरे वो तो लेना है उससे, उससे क्या दिक्कत है? Next question, Suresh Goyal ji, sale to exporter, whether TCS is collectible or not? एक्सपोर्टर मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर। यहाँ आपने गुड्स बाहर एक्सपोर्ट थोड़ी किया है, आपने थोड़ी कर किया है। आपने तेल यहाँ दे दिए तो गुड्स एक्सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन आपने गुड्स उसके ब्याह पे बनाया तो बात अलग होती है, लेकिन गुड्स एक्सपोर्ट नहीं है। आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर को माल देते हैं तो आपका एक्सपोर्ट माना जाता है? नो, मर्चेंट एक्सपोर्टर का माना जाएगा ना, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर नहीं करेगा। Next question, if advance received and TCS collected on it, but later on advance refunded due to some reason. क्या हो गया सर? टीसीएस का उसको क्रेडिट मिल जाना है, उसको बाकी पैसे वापस कर दो। अरे टीसीएस तो उसको मिल जाना है क्रेडिट यार, तो इसमें क्या दिक्कत है? मेरा थोड़ी है पैसा, उसे मिला है क्रेडिट, तो उसका पैसा कट गया, उसके बिहाफ पे जमा करा दिया, बात खत्म हो गई। आई डिपॉजिट ऑन हिज बिहाफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जतिन जी का है, whether TCS payable and TCS receivable can be adjusted or it would be treated same as when we treat in ये अविनाश जी का सवाल है, क्योंकि पेबल रिसीवेबल ये कर रहे हैं, तो बता दो अविनाश जी। अकाउंटिंग अविनाश जी आप हेड हो गए हो। सर ऐसा है ना सर, तो बताना सर, डिस्कस कर लेता हूँ, मैं भी थोड़ा सीख लेता हूँ सर से। सर फिर बॉल आपके कोर्ट में आ गई गुरुजी, आप ही निदान करो सर क्वेश्चन का जवाब बोलिए दोबारा सवाल। whether TCS payable and TCS receivable can be adjusted or it will be treated same as we treat in TDS. मेरे को सवाल ही गलत है ये सवाल ही सर इसका वही है सर, सवाल यही है सर कि मैंने 5 करोड़ की सेल करी और उससे 3 करोड़ रुपए की वापस ले ली, तो नेट में मेरे पास जो है 2 करोड़ रुपए की पेमेंट रिसीव हुई। So now whether I am liable to collect TCS on 5 crore or on 2 crore first? Why should you collect on 2 crore or 5 crore? You should collect on 2 crore जो पेमेंट है। Actual amount received is only 2 crore. तो 2 करोड़ पे ही कटना है, 2 करोड़ पे ही कलेक्ट कर। तभी तो मैं अविनाश जी की बात कर रहा हूँ, ये जो डेबिट करते जा रहे हैं, अब जब रिटर्न आएगा तो वो टीसीएस को भी रिवर्स करेंगे। अविनाश जी अब टीसीएस भी रिवर्स करेंगे जब वापस आएगा माल, ठीक है ना? थैंक यू, आगे चलो। ये अविनाश जी जो आप सैप की एग्जांपल दे रहे हो ना, हाँ जी, यस सर, यस सर। अविनाश जी जो आप सैप की एग्जांपल दे रहे हो, वो यहाँ पर डिफिकल्टी आ जाएगी। नहीं आ नहीं जाएगी सर, वो टीसीएस भी रिवर्स करेंगे। फिर उल्टा करते रहेंगे। समीजा साहब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है कि वी आर डीलिंग विद द लॉ। तो लॉ जो कहता है, सर ने जो बताया वो बिल्कुल क्लियर है और ऐसे ही होना चाहिए, बट देयर इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम व्हिच कम्स टू द सिस्टम। अब जो सिस्टम बना रहा है सर, उसको लॉ नहीं पता, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना रहा है। सर सारी अभी तो ये बड़ी बात ये चेंज होगा, ये सॉफ्टवेयर का ही पेमेंट बेसिस पे है। जब डिफिकल्टी आएगी सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। चलिए आगे बोलिए। और क्वेश्चन नहीं है राजेश जी? साइलेंट क्या आ गया राजेश जी? सर का नेटवर्क आई थिंक दिक्कत कर, नेटवर्क इशू हो गया राजेश जी का। कोई और पढ़ ले सर। सर मैं पढ़ देता हूँ अगर आप इजाजत दो तो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एक गिरिराज जी का क्वेश्चन है कि इफ एनीथिंग सप्लाई इन केस ऑफ बिल्डर्स वेदर सेल ऑफ फ्लैट इज लायबल फॉर टीसीएस। अरे यार इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टीसीएस थोड़ी होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड अंडर गुड्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट गुड्स। सर आदित्य जी का क्वेश्चन है, आई हैव सेल मोर देन 10 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 1920 बट आई हैव चेंज द बिजनेस एंड नाउ व्हाट शुड बी द थ्रेशोल्ड। क्या बिजनेस कर रहे हो ना, सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसकी पेमेंट आएगी तो करना, नहीं आएगी तो नहीं करना, उसमें क्या दिक्कत है? पिछले तो आप बन गए कि आपको कलेक्ट करना है। अगर आपको कोई पेमेंट ही नहीं आनी तो कलेक्ट क्या करना है? 50 लाख से नीचे आनी है, किसी पर पर्सन देखना है, ये
पर पर्सन देखना है ना, तो क्या हुआ 50 लाख नहीं आई तो नहीं करनी, आई है तो करनी है, हमें क्या करना है उसका। सर इफ वी आर अरे डेटर होंगे तभी तो कलेक्ट होगा पिछले, नहीं तो कहां से कलेक्ट होगा। तो नीता जी का क्वेश्चन है, इफ वी एक्सपोर्ट गुड्स टू नेपाल वेदर टीसीएस एप्लीकेबल ऑन पेमेंट। वो एक्सपोर्ट टू ए कंट्री आउटसाइड लिखा है, बात वो पर्पस वो नहीं है कि वो एक्सपोर्ट माना जाता है, कस्टम में नहीं माना जाता, हमें एक्सपोर्ट टू ए कंट्री आउटसाइड इंडिया लिख दिया है, बात खत्म। सर एक एनोनिमस क्वेश्चन है, एनोनिमस अटेंडी का है सर। many times our company receives money in advance and issues credit note, so whether TCS can be refunded on that part। क्या बात कर रहे हैं, टीसीएस आपको कलेक्शन पे करना है, आप कह रहे हो मैंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो टीसीएस रिफंड करने का क्या मतलब है। कभी टीसीएस रिफंड होता है, एक बार जमा करा दिया तो उसको रिफंड क्या करना है, अपना क्रेडिट कैसे होगा सर। 7 तारीख को जमा करा देना आपने, आने के बाद तो रिफंड कहां से करोगे। 7 से पहले जो करना है कर लो, उसके बाद तो कभी भी नहीं होगा ना। सर निशान जी का क्वेश्चन है, सेल्स इज मेड टू मल्टीपल ऑफिस लोकेशंस ऑफ अ बायर एंड पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ईच यूनिट्स ऑफ द बायर, सो वेदर टीसीएस एप्लीकेबल। बिल्कुल एप्लीकेबल, अगर पैन नंबर 1 है तो एप्लीकेबल है उसका सबका। अगर वो सारे यूनिट जितनों को दिया है उनका एक ही पैन नंबर है तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज पैन के हिसाब से चलना है। उसका पैन एक ही है क्या सबका, मल्टीपल का एक ही तो होगा, तो कोई प्रॉब्लम तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको। और बोलिए कोई। सर मैं रिपीटेड क्वेश्चन हटा रहा हूं सर, वेदर एयरलाइन विल बी लायबल टू कलेक्ट टीसीएस ऑन सेल ऑफ एयर टिकट्स। एयर टिकट होता है यार, सर्विस होती है, तो दे आर सर्विस प्रोवाइडर, दे आर नॉट गुड्स प्रोवाइडर। सर एक जो है वो दूसरा क्वेश्चन आया है प्रेम लारीवाले जी का, इज बैंक इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ repatriation of funds to same person from his Indian NRO account to his regular bank account in foreign country। यार मनी जो ट्रांसफर होती है वो गुड्स थोड़ी होती है यार, मनी इज नॉट गुड्स। नहीं सर वो दूसरा प्रोविजन आया ना एलआरएस वाला, ये उसकी आई थिंक उसके वो यार तो 2061 जी, बोलो दोबारा क्या कहते हैं, मैंने कहा उसका पूछ रहे हैं, बोलो। मेरे को भी वही लगा था, लेकिन आई थिंक ये दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सर। एनआरओ अकाउंट से फॉरेन बैंक अकाउंट में पैसा गया है तो 7.5 लाख रुपए से अज्यूमिंग ज्यादा है, तो टीसीएस कलेक्ट होगा या नहीं होगा। अब आप बताइए क्या होगा, इज इट विल इट नॉट बी ट्रीटेड एज रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया और विल इट बी ट्रीटेड एज। नहीं सर, उसमें तो एलआरएस में तो सारी रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ही जाती है, बट आई बिलीव इट इज नॉट अंडर एलआरएस स्कीम, इट इज अंडर $1 million स्कीम। करेक्ट, which is outside the LRS only LRS is covered, नॉन रेजिडेंट वाला कवर्ड। सर ये आपको स्टेट बैंक में चेंज कराना पड़ेगा सर, स्टेट बैंक वालों ने एक जनरल सर्कुलर इशू कर दिया और $1 million स्कीम वालों पे भी टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं। जो सीएफओ आ गया ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नया आ गया है, चरणजीत अत्री, वो पहले ईवाई में काम करता था, उससे बात करना। हाँ मतलब वो उन्होंने स्टैंडर्ड सर्कुलर इशू कर दिया। चलिए आगे बोलिए। So now as per circular, now Nitin के वार्षिने जी का क्वेश्चन है, as per circular now we have no need to change TCS in the no need to charge TCS in invoice, as TCS will be applicable on receipt of consideration. Correct. Am I right, sir? Correct. He's right. Total sale in 20. But if you listen to Mr. Vinash, वो कह रहे करो। If you listen to him, मैं नहीं कह रहा सर, मैं नहीं कह रहा। सैफ कह रहा करो, सैफ कह रहा है सर, और सैफ कह रहा करो वो कन्वीनियंस से है, अपनी कन्वीनियंस है, वो ठीक है। हाँ सर आगे लिखते हैं सर, टोटल सेल इन फाइनेंशियल ईयर 2021 is 1 crore, but receipt is in 2021 is 50 lakhs, and in मैंने बोला पहले शुरू में बोल दिया, सेल का कोई लेना देना नहीं, रिसीट की बात करो, सेल खत्म। वो जो नया सर्कुलर गया, सेल खत्म, सेल को देखना ही नहीं है। मैंने शुरू में ही महाजन जी ने पढ़ के सारा लॉ बताया है, और मैंने उनके साथ पढ़ के आप थे, सेक्शन पढ़ा है, उनको समझाया है कि ऊपर कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और लिखा है, तो इसलिए मैंने कहा। पंकज ने पढ़ा था महाजन जी ने,
सर एक अंकित क्वात्रा जी का क्वेश्चन है, सेल्स डायरेक्टली मेड बाय कंपनी टू द कस्टमर बट पेमेंट रिसीव्ड बाय एजेंट C&F इन केस ऑफ भारत पेट्रोलियम, वेदर TCS विल बी एप्लीकेबल। दोबारा बोलिए। मैंने माल बेचा कस्टमर को और पेमेंट क्या रिसीव करी? डायरेक्टली बाय कंपनी टू कस्टमर बट पेमेंट रिसीव्ड बाय एजेंट व्हिच इज C&F इन केस ऑफ भारत पेट्रोलियम। उससे क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली तो पेमेंट मेरे यहाँ क्रेडिट होनी है, अभी वाली पेमेंट तो मुझे ही मिलनी है, तो मुझे मिलेगी तो मैं करूंगा उसको कलेक्ट। उसका अकाउंट तो तभी क्रेडिट करूंगा जब मेरे को आएगी पेमेंट। सर एक सिद्धार्थ, इनका आ गया करेक्शन हो गया आपकी राजेश जी? राजेश जी आपका म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है राजेश जी, अनम्यूट करो। सर मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं सकता, मेरे सारे आउट हो जाते हैं। अविनाश जी कोई बात नहीं, वो अविनाश पढ़ रहा है, पर पहले आप बिल्कुल ही साइलेंट हो गए थे तो मैंने क्लियर हो गया। चलिए आइए, चलिए अविनाश जी बोलिए। फाउंडर चले गए। अविनाश जी, sir, while selling goods, loading or freight charges which has to be incurred by the buyer, but same incurred by the seller and reimbursed from buyer. वो सेल ऑफ गुड्स नहीं है ना सर, वो तो है ही नहीं ना, उसका क्या चीज है, वो तो नहीं है ना। अगर अलग चार्ज करा रिवर्समेंट ठीक है, अगर वो पार्ट ऑफ द गुड्स में है तो करना है। अगर सेल प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, सेपरेट चार्ज रिकवर करा है, रिएम्बर्समेंट तो नहीं होगा। Sir, what if advance is returned last in in यार मेरे को ये समझ नहीं आ रही है सवाल। मेरे पास 1 करोड़ का एडवांस आ गया, बाद में मैंने माल नहीं दिया तो TCS में करा दिया ना, तो मैं कैसे करूंगा? आपको बाकी पैसे दे दूंगा करा, और मैं कुछ कर नहीं सकता। आप क्रेडिट ले लेना वहां से, जो लॉ है तो लॉ ही है। ये तो मैंने आपके ब्याह पे जमा कराया, मैंने 1 लाख से जमा कराया है, अब की क्रेडिट गवर्नमेंट देगी तुम्हें। सर एसके अरोड़ा जी का अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है हाउ CPC विल प्रोसेस द इनकम टैक्स रिटर्न इन रिलेशन टू 26AS फिगर ऑफ द अमाउंट ऑफ TCS कलेक्टेड। सर ऐसा है, मैं आपको बताऊं अंदर की बात, 27EQ में शायद वो ओपनिंग बैलेंस, सेल ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग बैलेंस ना डाल दे, फिर आपको सब समझ में आ जाएगी। समझ में आ गई मेरी? समझ में आ गई? ओपनिंग रिकवर है, then sold goods, received money, balance, thank you very much। तो 27EQ में आ गया तो सारा डेटा माइनिंग हो गया। यही विचार है उनका। डेटा मैच हो जाएंगे सर, सब मैच हो जाएंगे, सब कुछ मैच हो गया सर। चलिए आगे। सर इज TCS एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल? गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैंने कहा ना, स्टेट गवर्नमेंट है तो नहीं होगा ना। देखिए जहाँ 100% गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो उसकी रिटर्न नहीं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अलग है तो अलग बात है, क्योंकि हॉस्पिटल ने अप्रूव कर रखा 100% ग्रांट वाला, तो भाई साहब वो तो सेक्शन 23C3 IADPC में आता है, तो कटेगा। अविनाश जी, अगर एक हॉस्पिटल है, अगर वो 100% फंडेड बाई गवर्नमेंट है तो वो कहाँ आता है? सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 3 IAC, और वो रिटर्न भरता है, उसकी रिटर्न कंपलसरी है। वो तो मैंने लाइव जो बोला, एक ही चीज है ना, ये भी एक ही चीज है ना। कल कहोगे दीनदयाल कॉलेज 100% गवर्नमेंट की ग्रांट है, तो दीनदयाल कॉलेज का तो रिटर्न भरनी पड़ती है, ये उनका TCS तो कलेक्ट होगा। वो अलग बात है कि वो एग्जेम्पशन देना चाहे तो उनसे, वो फंडेड है, वो ओन्ड नहीं है, फंडेड बाई गवर्नमेंट होता है। सर ओन्ड होता तो गवर्नमेंट के अकाउंट में आता। हाँ जी सर, क्वेश्चन सारे हो गए सर। सर एक क्वेश्चन है, कोई और सर एक क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द ईयर मान लो किसी को सेल है और उससे रिसीट 50 लाख से ऊपर हुई, TCS काट लिया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट ईयर उसकी मान लो 10 लाख सेल है, 10 लाख रिसीट है, तो 10 लाख पे भी काटना पड़ेगा या 50 लाख तक करना पड़ेगा? सेपरेट ईयर, हर साल 50 से ऊपर होगी तो करना है यार। ईच ईयर इज अ सेपरेट ईयर। ओके, हर साल 50 लाख के बाद काटना है।
इस साल 50 के बाद, अगले साल फिर 50 के बाद। ये थोड़ी है कि वो 10 लाख बचे तो उसके ऊपर कलेक्ट करना है। सेल पे तो है ही नहीं, कलेक्शन पे है। कलेक्शन पे एवरी ईयर वी हैव टू कलेक्ट। वो हर ईयर 50 के ऊपर, एवरी ईयर 50 के ऊपर। तभी तो अविनाश जी से पूछ रहा हूँ क्या करना है। सैप में तो आपने चार्ज कर दिया, अगर उसने माल ही नहीं खरीदा, और तो क्या करेगा? और अगले साल 30 लाख दे रहा है, क्या करोगे अविनाश जी? 1 करोड़ का माल ले, 80 लाख रुपए पेमेंट कर दी, 20 लाख अगले साल करी, और अगले साल तो अगले साल तो कलेक्ट ही नहीं होना, और बाद में माल खरीद नहीं रहा वो। सर डिस्क्लेमर, मेरा सैप से कोई रिलेशन नहीं है। They are not my related party. चलो। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखो, ये प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं बातों बातों में। आपकी बातें में आपने थोड़ी किया है, ये बातों बातों में इश्यू आ रहे हैं, और कल जाके आपने उनको कहना है कि आपने ये जो किया बढ़िया नहीं किया है, ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। नहीं सर, आ सकती है। सर पिछले 15 दिन से डेली बेसिस पे उनके साथ कॉल हो रही है, डेली बेसिस पे इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो बड़ी कंपनियां हैं जहां 5000 करोड़ टर्नओवर है, सर वो बिना सैप के सर्वाइव ही नहीं कर सकती। नहीं, सैप तो करेंगे, पर सैप में ये सिस्टम डालना चाहिए था कि जब पेमेंट आए तो डेबिट नोट इशू। सैप में ये सिस्टम डालना चाहिए, सैप में ये सिस्टम नहीं डालना चाहिए था हर बिल पे चार्ज कर लो। गड़बड़ कर रहे हैं, सैप का सिस्टम गलत किया उन्होंने। जहां 50 से ऊपर साल में आई, कर दो डेबिट नोट इशू, सैप ऑटोमेटिकली कर देगा। सर गलत बनाया उन्होंने, जो लगाया गलत लगाया है। उनको मुझे बुलाना चाहिए था, कंसल्टेंसी फी देते नहीं है तभी तो हमारे जाते हैं। चलो सर आगे बोलो। और जी राजेश जी को सवाल। सर थैंक यू। मैंने कहा सर आपने देखा होगा स्कोर बोर्ड पे 500 क्रॉस कर गए तो लोग वेट कर रहे थे सर अटेंड करने के लिए। सर मुझे तो क्वेरी का जवाब देना है, जितनी मर्जी पूछते जाओ। कोई 2061G की हो, 201 की हो, या कोई और हो, पूछ लो, मुझे तो जवाब देना है। पर मैं ये कह रहा हूं कि जो लिबरलाइज स्कीम वाला आया या टूर ऑपरेटर का आया, उसमें भी तो टीसीएस है। जी। वो 2061G में वो भी ध्यान रखना, उसको भी 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है, कभी ध्यान नहीं दिए वो, ये भी ध्यान रखना। And over to Rajiv Poliji sir for vote of thanks sir. Sir, one question. हाँ जी सुनील जी। 194M. आवाज गई सर 194M. हाँ 194M पूछ रहे हैं सर। सर एक योगेश जी बोलो आया है, सर एक योगेश जी का क्वेश्चन है, उन्होंने भी फोन भी किया है। इफ द ट्रेवल एजेंट बुक्स अ होटल इन ओवरसीज, only hotel booking will TCS is applicable on booking of the hotel. सर टूर प्रोग्राम है, ट्रेवल एजेंट में टूर प्रोग्राम है, पैकेज टूर। ये पैकेज टूर थोड़ी हुआ, ये पैकेज टूर, ये पैकेज टूर की बात कर रहे हैं। जैसे राजेश जी प्लान कर रहे हैं कि सिंगापुर लेके जाएंगे हम सबको, तो जो पैकेज टूर होगा तो हर आदमी का अलग अलग होगा, टीसीएस आदमी वाइज होगा। ये पूसा रोड स्टडी सर्कल का नहीं होगा, सबके नाम से टीसीएस कलेक्ट हो। राजेश जी ये ध्यान रखना। जी सर जी सर जी सर। अरे राजेश जी ने सिर्फ आप ही को क्यों बताया, मेरे को तो बताया नहीं। ये तो प्रिएम्प्ट कर रहा हूँ कि ये याद रखे कि लेके जाना है सबको। सर थोड़ा could you elaborate 194M? क्या 194M बताओ तो सही। सुनील जी 194M को देखने जा रहे हैं, नाम तो बताओ 194M क्या चीज है। और लास्ट ईयर आया ना, एन की बात कर रहे हैं। एम फॉर मणिपुर। हाँ तो क्या है वो, मुझे बता तो दो। मैं पढ़ना जी। अविनाश जी सारे क्वेश्चन हो गए क्या? हाँ जी सर सारे हो गए। 194M तो पढ़ने दो। पढ़ रहे जी, पढ़ो। Payment of certain sums by certain individuals are Hindu undivided family. Any person being an individual or a Hindu undivided family, other than those who are required to deduct income tax as per the provisions of section 194C or under section 194H or 194J, other than these people responsible for paying any sum to any resident for carrying out any work, including supply of labor for carrying
in pursuance of a contract. आपको समझ में आया? अगर तो आप 194H में थे, 194C में थे, तो वहां पर हो गया। लेकिन कई लोग उसमें आते नहीं है, बिजनेस करते, उन्होंने कहा पर्सनल घर बनवाते हैं, पर्सनल घर बनवाते हैं, 194C में आता नहीं है, तो ये 194M में आ गया। ओ ए 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख तक नहीं देगा तो 50 लाख दे उतने। वो आप समझ रहे हैं मैंने क्या? आप एक बार मकान बनवा रहे हो सर सुनील जी, हाँ जी, और 50 लाख से ऊपर पेमेंट करनी है, क्योंकि आप कहते तो ये तो पर्सनल यूज का घर है, तो मुझे तो कोई बनाना नहीं है, मुझे तो करना ही नहीं है, क्योंकि आप कहते तो मेरा तो अब यहाँ पर आके काटना पड़ेगा, ये कलेक्ट करना पड़ेगा, ये TDS काटना, आपको लेना पड़ेगा पैन नंबर भी, नहीं तो 50 के नीचे। ये है 194M, ये उन लोगों के लिए जो वो ये है 194M। समझ आया? To plug this loophole. To plug the loophole, आ गया ना समझ में? To plug the loophole. चलिए आगे और बोलिए, कोई और हो तो। सर मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन सर अविनाश जी ले रहे हैं, अविनाश जी को पता है क्वेश्चन। नहीं और कोई नहीं है, वो कब तो कोहली जी को हैंड ओवर करो ना। ठीक है सर, कोहली साहब सारे हो गए सर। Thank you, sir. Sir, thank you for such a nice and illuminating talk and clarification, and we look for further clarification from the department with the issues you have raised. So regarding interbank transactions. Very shortly, new circular will also come. And now it's more. We are going to be more and more circulars we have to keep on reading. So thank you very much, and we are well in time, so you can watch your matches. मैं तो देख रहा हूँ ऑलरेडी, मेरा तो 3:30 बजे का लगा हुआ है, साइलेंट मोड में है, मैं बता देता हूँ क्या स्कोर। अरे मैं तो वो भी देख लिया, कोहली साहब ने मैच जिता दिया पहले वाला, आप भी कोहली साहब है, कोहली साहब ने मैच जितवा दिया पहले वाला रॉयल चैलेंज का, अब KKR खेल रहा है, ये क्या हुआ, एकदम दोबारा चली गई। सर ये तो आपकी मल्टी स्किलिंग है। हाँ तो मैं तो देख रहा हूँ मैच, 106 पे 4 है KKR। साढ़े कोहली साहब ने पीली टी-शर्ट इसी करके पाई है, विनिंग टी-शर्ट। सो ये मत सोचो कि मैं मैच नहीं देख रहा, मैं मैच देख रहा हूँ। Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you. All the best. Take care. Right. Thanks a lot. Thank you. All the best. Take care, sir. All of you. अविनाश जी, thank you Mudit ji bhai. Thank you. All the best. Avinash ji, thank you very much. Thank you sir. Thank you, sir. Avinash bhai, thank you. Sir, thank you.